यूजीसी नेट सेकंड पेपर योगा यूनिट 8 चिकित्सीय योग टेस्ट सीरीज़ के हम इस श्रृंखला में यूनिट 8 का हम अभी अध्ययन करेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट पेपर इसके। योग एवं यौगिक चिकित्सा की वैज्ञानिक व्याख्या निम्न विद्वान द्वारा दी गई थी। ऑप्शन है स्वामी कुलवयानंद या डॉक्टर विनेकर या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोनों दिए थे, याद रखेंगे। स्वामी कुलवयानंद भी और डॉक्टर विनेकर भी, इन दोनों ने ही दिए थे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शुद्धि होनी चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए किनके लिए, शारीरिक, मानसिक, मनोकायिक या बाह्य। मनोकायिक क्या है? दोनों भी ना? हाँ, इसमें मनोकायिक मतलब होती है कि आपका साइकोसोमेटिक, मतलब मन का भी और बॉडी का भी, माइंड और बॉडी तो सी रहेगा। बिल्कुल सही। शुद्धि आपका खाली शारीरिक नहीं, शारीरिक मानसिक दोनों होती है, तो इसको मनोकायिक कहते हैं, साइकोसोमेटिक कहते हैं इसको। तो ये दोनों ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अंगमेय जड़त्व को दूर करने हेतु यथोचित अभ्यास क्या होती है, आसन, मुद्रा, प्राणायाम या ये सारे? सभी। वेरी गुड। चिकित्सा की दृष्टि से योग का प्रभाव मनोविजय या मनोकायिक शुद्धि या यौगिक भोजन पोषण या उपयुक्त सारे? सभी। अगला क्वेश्चन, योग की दृष्टि से शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, बाह्य, आंतरिक, आभ्यंतर या इनमें से कोई नहीं? आभ्यंतर। बिल्कुल। ये अंतर बाहर और अंदर दोनों होता है ना जी। योग के अनुसार मनोरोगों का उपचार निम्न प्रकार से भी संभव है, शास्त्र का श्रवण, ओम जाप, ध्यान, ये उपयुक्त सारे? उपयुक्त सारे। उस दिन आपसे हम बात कर रहे थे कि खाली जाप करके, जो मैं देखा था कई जगह पे लोगों पे, देखो इसमें जो वैज्ञानिक अनुसंधान भी हुआ है इसका, कि जो मेंटल डिजीज होती है, जो स्ट्रेस होती है, आपका डिप्रेशन होती है, ओम का जाप करके या जो भागवत कथा श्रवण करके, इससे भी आपका ध्यान करके भी आपका पूरी तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। योग तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, योग के अनुसार यम का अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है मानसिक स्वस्थता, शांति, नैतिक उत्थान या ये सारे? सारे सारे। योग के अनुसार नियम के द्वारा निम्न उपचार संभव है, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों भी सर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, योग के अनुसार सात्विक आहार लेने वाले लोगों में निम्न की कमी होती है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, क्रोध एवं आक्रामकता या उपयुक्त सभी? सभी सर। पहले क्वेश्चन समझो क्या बताया जा रहा है, ऐसा नहीं, क्रोध एवं आक्रामकता सर, क्रोध एवं आक्रामकता। सात्विक आहार लेने से लोगों में निम्न की कमी होती है, आक्रामकता की सर, मतलब क्रोध को। हर जगह उपयुक्त सभी सही होता है। शारीरिक शक्ति घटेगी कहाँ से, सात्विक आहार से बढ़ती है। मेंटल शक्ति भी, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, घटेगी कहाँ से, कमी होती है। देखो क्वेश्चन में लिखा गया साफ साफ कमी होती है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हमेशा नहीं होता। योग निम्न का प्रबल समर्थक है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, उपयुक्त सभी? सात्विक आहार। बिल्कुल, हर जगह उपयुक्त सही को मत चूज करो। क्या होती है, हर ऑप्शन को समझो, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद सात्विक आहार। योग की मान्यता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन निम्न के द्वारा हो सकता है, शास्त्र श्रवण, सात्विक आहार, यम नियम का पालन, उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही। यम नियम के पालन द्वारा निम्न संभव है, भावनात्मक संयम, अनुशासन, मनोरोग चिकित्सा, ये सारे? सर सारे होंगे सर।
क्योंकि भावनात्मक संयम भी होती है, अनुशासन भी होती है, मनोरोग की चिकित्सा भी होती है यम नियम के द्वारा। सारा चीज़ जुड़ी हुई है। यम के 5 पार्ट, नियम के 5 पार्ट अगर हम देखेंगे तो सारा चीज़ आपको बहुत महान इंसान बनाता है जितने हम इसके करीब पहुँचते हैं। दंत धौती का अभ्यास आवश्यक है कब? प्रातःकाल, सायंकाल, प्रातः साया बार या 4 बार। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट सी के साथ जाऊंगी मैं, प्रातः एंड सायं। बाकी लोग क्या बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। दंत धौती का अभ्यास आवश्यक है। प्रश्न है, दंत धौती जानते हो ना? दंत धौती क्या क्या होती है? दंत धौती का अभ्यास आवश्यक है प्रातःकाल, सायंकाल, प्रातः साया या 4 बार। अगर एग्जाम में आता है तो आप कौन सा दोगे आंसर? ऑप्शन सी आवश्यक है, सोने से पहले और उठने के बाद। प्रातः साया सायंकाल, बहुत अच्छा। जी सर, यस। जीवा का शोधन निम्न के द्वारा किया जाता है, जीवा मूल, दंत मूल, अंतर्धौती या बारिसार। जीवा मूल सर। जीवा का धोती करते हैं हम लोग किससे? जीवा मूल से करते हैं। जीवा मूल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सिर के मध्य में पानी के छपके देते हुए किए जाने वाला धौती कर्म क्या होती है? अंतर्धौती, बारिसार, कपाल रंध्र या वातसार। कपाल रंध्र सर। कपाल रंध्र। सी। सिर के मध्य में पानी के छपके देते हुए किए जाने वाला जो धौती कर्म होता है वो क्या होती है आपका? कपाल रंध्र होता कपाल है। रंध्र, बहुत अच्छा, जी। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, वेरी वेरी गुड। कर्ण रंध्र धौती का उद्देश्य निम्नांकित की शुद्धि करना होता है, कपाल, कान, मुख या आंत। कान सर। एक बात याद रखना, यूजीसी नेट में 2 कान को 2 माना गया है, ठीक है, 1 नहीं माना गया है, इसलिए ऑप्शन में 5 जी टिक करना। इसमें धौती में दो आप जो श्लोक पर जो पढ़े हो गिरन संहिता में, वहाँ पे क्या माना गया? यूजीसी नेट के हिसाब से 2 कानों को 2 माना गया, 1 नहीं माना गया है, तो इसलिए 5 हो जाती है उसमें। ओके, आमाशय की शुद्धि निम्नांकित धौती द्वारा नहीं की जाती, बमन धौती, जीवा मूल या वस्त्र धौती या दंड धौती। जीवा मूल। वेरी गुड। धौती द्वारा निम्न प्रकार के रोगों की चिकित्सा की जाती है, वात, पित्त, कफ या सारे। सारे। सारे सर। धौती द्वारा क्या होते हैं? सारे के। धौती तो सारे ये चीज आएगा। सर आपने दंड धोती पे भी लगाया? नहीं अच्छा। वो सही है, वो गलती नहीं लग गया। ओके। बस्ती कर्म निम्न रोगों में उपयोगी होती है, कब्ज, जुकाम, खांसी या अस्थमा। कब्ज। सर। बस्ती कर्म किस में होती है? कब्ज में होती है। वेरी गुड, ए सर। बिल्कुल सही। एक व्यक्ति को नासिका मार्ग की शुद्धि हेतु निम्न अभ्यास करना चाहिए, धौती, बस्ती, नेति या नौली। नेति। बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे करके आओगे। नेति कर्म के अभ्यास द्वारा निम्न रोगों से बचाव होता है, जुकाम, खांसी, सर्दी या सारे। सभी। बिल्कुल, कोविड में नेति बहुत हेल्पफुल था। सर। आंत्र शुद्धि हेतु उपयोगी क्या होती है? वातसार, बारिसार, अग्निसार या ये सारे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पक्वाशय शुद्धि हेतु आवश्यक योगाभ्यास नहीं है, बात बस्ती, बारी बस्ती, गणेश क्रिया, नेति क्रिया। सर पक्वाशय क्या होता है? नेति कर्म। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, पक्वाशय। नेति कर्म होगा। कौन सा? तो नहीं है तो किया। पक्वाशय शुद्धि हेतु आवश्यक योगाभ्यास नहीं है क्या? नेति कर्म, क्योंकि नेति से क्या होती है आपका? पक्वाशय का इंटेस्टाइन का कोई मतलब नहीं होती। गणेश क्रिया, गणेश क्रिया कौन सी होती है? ये तो नहीं सुनी। गणेश क्रिया होती है कि एनस में एनस में आप फिंगर्स को एक मतलब एक हमारे एक क्रिया होती है,
जिसे हम एनस के अंदर फिंगर को हम अंदर डालते हैं और फिर उसको हम रोटेशन करते हैं, साइक्लिक रोटेशन करते हैं। उससे क्या होती है कि जो बहुत से जो मल का निष्कासन वगैरह में जो प्रॉब्लम आती है उसको रिलीज हो जाती है। इसको गणेश क्रिया कहते हैं। यौगिक पुनर्स्थापन में निम्न प्रक्रिया को सुचारू करना सम्मिलित होता है: नाड़ी पेशीय क्रिया या रक्त संवहन या कोशिका झिल्लीय रंध्रों की सक्रियता या ये सारे। सर सारे ही होने चाहिए। बताओ। यौगिक पुनर्स्थापन मेरे में- हिसाब से सारे सर, मैं डी के साथ जाना चाहती हूँ। Okay, वैसे बाकी- कोशिका झिल्ली और रंध्र की ये सक्रियता है, बट रक्तवाहन भी होता है, नाड़ी पेशी क्रिया भी होता है। तो मेरे हिसाब में डी के साथ तो जाऊंगी, सभी बाकी और आएगा, सब सभी कोई आएगा। कुछ नहीं। सभी आएगा। तो सभी के साथ अगर सभी है तो सभी सही है। नाड़ी पेशियों क्रिया भी होती है, रक्त संवहन भी होती है या कोशिका झिल्ली रंध्रों की सक्रियता भी होती है, तो क्या हो जाएगा ऊपर सारे। वेरी गुड। हठयोग के अनुसार व्याधि का मूल कारण क्या होती है? त्रिदोष, असंतुलन, त्रिदोष, त्रिगुण या संयोग? त्रिदोष। त्रिदोष सर। आप लोग ना पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन को पूरा नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम इस जगह बहुत ज्यादा बनी हुई है। हठयोग त्रिदोष असंतुलन से त्रिदोष असंतुलन। फिर मैं बार बार बोलता हूँ, ये एग्जाम ऐसा है जो आपको बहुत बारीकी से जांचता है कि आपका अटेंशन कितनी है, और कुछ नहीं जानते हैं। उनको पता है कि आप अगर एमए पास करके आए हो तो आपको आपके यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफाई कर दिया है कि आपको सारा नॉलेज है। आप अवेयरनेस कितनी है इसको पूछा क्या है। आप त्रिदोष बोल रहे हो, त्रिदोष तो आपने पढ़े भी होंगे। ऑप्शन देखो ना क्या लिखा है। पहले लिखा है त्रिदोष असंतुलन। तो त्रिदोष किसमें भी होता है? सब में होता है ना। त्रिगुण। त्रिगुण नहीं होता है, हठयोग के अनुसार त्रिगुण नहीं होती है। त्रिदोष असंतुलन। त्रिदोष असंतुलन होगा। त्रिदोष तो सब में होता हमने है, आधा बोला और आधा नहीं बोला सर। लेकिन आधा का नीचे तो ऑप्शन त्रिदोष दिया है ना। अगर आप त्रिदोष बोलोगे तो गलत हो यस जाएगा यस ना। सर। एक्चुअली वो मेरा तो मैं बी देखी ही नहीं, मैं बस तीनों को ही नहीं, आप देखी और चारों मैंने ऑप्शन पूरे- देख के बोलो, क्योंकि यही एग्जाम में वो उनको पता ठीक है, है सर। उनको भी पता होता है। वो ऐसे छोटी छोटी बात को डाल देते हैं, उससे गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन। हाँ जी सर। विकारों का कारण नहीं है: अशुद्ध आहार, अनियमित विहार, मानसिक चिंताएं या इनमें से कोई नहीं? सर सारे सर कोई है। नहीं, कोई नहीं, अशुद्ध मानसिक चिंताएं। क्योंकि विकारों का कारण अशुद्ध आहार भी है, मतलब सर- अनियमित आहार भी है, चिंताएं भी। बिल्कुल सही। हाँ बहुत ध्यान से कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सारे पूरे क्वेश्चंस को और सारे ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ो। द्योति कर्म से शुद्धि जी नहीं सर। होती। आपको अगर ना आता हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो तो ठीक है, समझ में आता है। आपको आता है लेकिन ध्यान से ना पढ़ने से अगर आपका नंबर कटती है तो ये बहुत मतलब गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। धौती कर्म से शुद्धि नहीं होती है: आमाशय की, अन्न नलिका की, जीभ की, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं सर। कोई नहीं, सबकी क्योंकि होती है। धौती बताया गया, धौती का स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया, तो धौती तो होती है, सारा का सफाई होती है। अगला क्वेश्चन। धौती कर्म से दूर नहीं होता: कब्ज, अम्लता, कफ, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अगेन डी आएगा सर। बिल्कुल सही है, लेकिन धौती कर्म से दूर नहीं होता बोला है। हाँ जी। और सर कफ भी नहीं होता है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तो कब्ज तो कब्ज दूर होती है, कफ- अम्लता भी दूर होती है। हाँ। धौती भी कर्म से और दूर लेकिन नहीं कफ भी होता। दूर होता है, यस धोती क्रिया वो से कफ भी दूर होता अप्रोप्रिएट आंसर तो फिर उपयुक्त तो कोई नहीं जा रहा है। हाँ, क्योंकि धौती कर्म से दूर दूर तक कब्ज भी होता है, एसिडिटी भी होती है, क्योंकि जब वस्त्र धोती करते हो तो एसिडिटी आप सही होता है, कब्ज तो होता ही जी, है, जी। और आपका वस्त्र धोती से ही आपका जो है कफ भी खत्म हो जाती है। तो है, कफ भी खत्म होता है यस। यौगिक एनिमा कहलाता है: धौती, वस्ती, नेति या नौली? धोती बस। सर। वस्ती वस्ती वस्ती, मैं मैं कंफर्म बोल नहीं रहा हूँ। हूँ, पूरा सारा ऑप्शन पर आपको खुद ही आ जाएगा। वस्ती क्यों करते हैं? वस्ती हम एक्चुअली एनिमा को ही कहते हैं, धौती नहीं कहते हैं। एनिमा का नाम ही वस्ती होता है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना आए तो गलत करो, नहीं कोई सर, बात मुझे नहीं आ रहा था ये एक्चुअली। आप ये मैं कंफर्म नहीं आप थी। खाली चारों का डेफिनेशन देखो। वस्ती क्या होती है? वस्ती जो होती है एनिमा ही कहते हैं इसको। नेति कर्म से शुद्धि नहीं होती: नाक, कान, गला या ये सारे? सर ये सभी जाएगा, मतलब सभी नहीं होती है ना।
नेति कर्म से शुद्धि नहीं होती, कौन सा नहीं होता? ये तो सबका ही शुद्ध होता है। नैतिक से नाक कान का नहीं होगा, नाक का और गला का होगा। कान का। नेति से कान का कहाँ होता है? कान शुद्धि नहीं होती। हाँ हाँ, कान का ऐसा है जी। नेति कर्म से शुद्धि नहीं होती, ये प्रश्न नहीं होती, बहुत कान। अच्छा, मतलब काफी वो किया है। अगर ये इसमें धोती के बाद कहा होता तब तो आपको हो जाता, क्योंकि धोती से आपका कान की शुद्धि होती है, जो हम लोग अभी जो हमने देखा था। धोती मतलब खाली वस्त्र धोती नहीं होती, हाँ, धोती में कर्ण सारा चीज धोती। होती है। तो इसमें आपके बोला गया कि नेति कर्म, तो नेति से क्या होता है, आपको कान ही सबसे ज्यादा होती है कि शुद्धि नहीं होती, क्योंकि गले का तो संबंध आपका, हालांकि गले भी कभी नाक और गले क्योंकि से related आप है। जब सूत्र नीति करते हो तो गले से निकलता है चीजें, उसमें से आपका जो सूत्र नीति होती है, नाक से तो फिर होता ही है। नेति का ये जो कान मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि गले का बहुत तो रोल तो नहीं होता, लेकिन गले से निकलता है, तो इसमें से अगर एक को लेना लेकिन होगा। सर उन्होंने नैतिक स्पेसिफाई नहीं किया ना, सिर्फ नैतिक कर्म लिखा है तो कहां नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ने- कान में कोई नीति नहीं होती, हम जाते नहीं है। धोती तो जाता है लेकिन नेति नहीं जाता। नेति आपका जो है वो नाक, कान, इसी के अंतर्गत होता है। तो ये प्रश्न बहुत सटीक है भी नहीं है कि नेति कर्म से शुद्ध नहीं होता। चलो ठीक है, कान, हम इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट कान हो जाएगा। नौली नहीं, कर्म, ऑप्शन के अनुसार दिया है ना सर, इसलिए हाँ, इसमें तो मोस्ट- साफ दिया है। हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको कान ही होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकता। नौली, अभी नहीं होता। आप जब एग्जाम कान देने तो- जाओगे ना तो 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसा रहता ही है कि जहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में भी ऐसा लगता है कि पार्शियल त्रुटि क्वेश्चन में भी दिखता है, लेकिन अगर आपको एक को चुनना होता है उसमें आपको डिसाइड करने पड़ते हैं, और 100 में से आपका 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं। जितना ही आप मतलब बुद्धि प्रखर रखो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा मतलब वो रखते ही है, ऐसा इस तरह क्वेश्चन मिलते ही है। नौली कर्म निम्न रोगों का उपाय होता है: अपच, मंदाग्नि, वात दोष, या ये सारे। जी, सभी। सभी सर। सभी से। नौली कर्म का अभ्यास द्वारा कौन से बचा होती है आपका? अपच, मंदाग्नि, अपच, वातोष, मंदाग्नि, उपरिक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा आपको बताओ, बोलो। सर सभी आएगा। सभी आएगा? सभी सर। जी, श्योर हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नौली कर्म से अपच भी ठीक हो जाती है, मंदाग्नि तो होती है, नौली कर्म से वात दोष हो जाती है। ठीक है। फुसफुस की फुसफुस क्या होता है सर? बढ़ाती लंग है। लंग फुसफुस, फुसफुस की हार्टबीट। क्षमता बढ़ती है। किससे? कपालभाति से, धोती से, लंग की बात बता रहे हैं, बस्ती से या नेति कपाल से? उसकी कपालभाति से सर। हाँ, कपालभाति से क्या होती है, मतलब बहुत ही अच्छा क्रिया होती है। फुसफुस की क्षमता बढ़ती है। हाँ जी। घिरन मुनि ने किसके संबंध में कहा था कि सर्व दुख क्षयं करं देहानल विवर्धकम, किसके बारे में बताया था? श्लोक के टुकड़ों को देकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ किसमें, किसके लिए बोला था? पता नहीं सर, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। सर वारिसा। वारिसार क्या होती है? सर्व दुख क्षयं होती है। ठीक है, कॉमन सेंस सर- अप्लाई करो, कॉमन सेंस अप्लाई करो। मान लो आपको नहीं आ रहा है, कॉमन सेंस अप्लाई करो। क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहे क्वेश्चन में? सर बहिष्कृत। आप जो ठीक है, आप बोलते हो ना, आप कॉमन सेंस अप्लाई करो। आप देखो क्या होना चाहिए। सर मुझे मतलब तो नहीं पता है, लेकिन सी और डी में से एक हो सकता है। देह के सभी, शरीर के सभी रोग क्षय होते हैं। हाँ, सर्व रोग क्षय करंग। मान लो कि आपको नहीं आ रहा है, अब मैं आंसर में आपसे ही निकलवाऊंगा, मैं आपका आंसर बताऊंगा नहीं, और यही काम आपको करनी है। मैं सी में जा रहा हूँ सर, आप सी में ऑप्शन जाओगे? सी। जी बहन सर, मैं भी सी में जाऊंगी। आप लोग चलो ठीक है, आप लोग सी में जा रहे हो? वात्सर सर, वात्सर। दो जन। बात सर, दो ओके। जन। आप ये बताओ, आप लोग, अच्छा अभी आप लोग ऑप्शन चेंज नहीं करोगे, ठीक है? फिर जब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग अपना राय देना दोबारा दे सकते हो।
खाली मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। ऐसा कौन सा, आप लोग अपने अपने आंसर दे चुके हो, ठीक है। ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिससे तीनों दोष आपका संतुलित होती है? ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिससे तीनों दोष आपका, वात पित्त कफ तीनों आपका जो संतुलित होती है? बताओ। भस्त्रिका। भस्त्रिका। तो प्राणायाम में क्या करते हो आप? पानी से, वारी से करते हो क्या, किससे करते हो प्राणायाम? प्राणायाम तो सर एयर से ही करते हैं। नहीं, किस क्या अप्लाई करते हो? कौन से तत्व लेते हो? पानी लेते हो? वायु। वायु वायु। वायु वायु तत्व। लेते हो ना। अगर आपका वात पित्त कफ तीनों अगर संतुलित हो गया तो आपका सारे रोग उसमें आ गया कि नहीं आया? यस सर। या तो बात के लिए कुछ रोग होंगे 80 तरह के रोग, या तो आपका पित्त के लिए होगा 40 तरह के रोग, 40, या फिर कफ के लिए होगा 20 तरह के रोग। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इसमें सर्व रोग आपका क्षय का रंग आया कि नहीं आया? आया। जी। तो अब बताओ सर हाँ बोलो। वहनी सार का क्या अर्थ होता है? ये आप वाहिनी सार है, वाहिनी सार है। आप जब इसको पढ़ोगे ना, ये आपका सारे घिरण संहिता में देखना, सारे इसमें आपको बताया गया कि वातसार, वारिसार, बहिष्कृत, आपका जो वहनसार होती है क्या क्या होती है। इनमें से आप लोग जो ऑप्शन बता रहे हो, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें 2 घंटे तक सांस को रोकना होता है। आप ये बताओ प्रैक्टिकली किसके लिए लगा, कौन कर सकता है इसको? कोई कर सकता है? नॉर्मल कॉमन आदमी? 2 घंटे तक सांसों को रोकना होता है। इस 4 में से एक ऑप्शन ऐसा भी है। आप मुझे बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, ऑप्शन ए। वात मतलब क्या होती है बताओ? वात मतलब वायु सर। तो वायु होती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम से अगर तीनों दोष अगर आपका संतुलित होती है तो उस भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कौन सी तत्व चाहिए होता है? वायु तत्व। आप सब बताओ आंसर क्या है। आप अपने आंसर चेंज कर सकते हो। बोलो कौन सा आंसर दोगे? ऑप्शन ए वात्सार। ऐसे सोचने पड़ते हैं। अब बाकी आप चारों को पढ़ना, क्योंकि अगर मैं इसमें डिस्कस करने जाऊंगा तो पूरा क्लास उसी में चली जाएगी। इसमें से एक ऐसा भी है जिसमें 2 घंटे आपका जो है 5 घटिका वायु को रोकने होते हैं, जो खाली आपका सिद्ध जो योगी वो कर सकते हैं। तो आम लोगों के लिए है भी नहीं। इस तरह से आप ऑप्शन को आपको कट कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन। इसी तरह से आपको डिसाइड करने पड़ते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही, ऐसा कुछ ही मिल ही सकते हैं जिसका आपको नहीं जानते हो। अब देखो सारे, मैं तो आंसर बोला ही नहीं, आप लोगों ने, मैंने खाली एक क्वेश्चन पुट अप किया और आप सबने आंसर बोल दिया सही आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिक सबके पास ही है ना, अप्लाई करना। घिरण संहिता के अनुसार दंड धौटी करने से बाहर निकलती है क्या? वात, पित्त, कफ, ये सारे सारे। तभी आएगा सर। जी। तो क्या हो जाएगा आपका घिरण संहिता के अनुसार जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर तो सभी हो जाएगा। बहुत एकदम सोच के बोलो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आप दिल से अच्छे से कर लोगे ना तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसी से हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के लॉजिक को डेवलप करने के लिए। घिरण संहिता के अनुसार मूल शोधन लाभकारी होता है कब्ज में, बवासीर में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रयुक्त दोनों। मूल शोधन किसमें होती है? कब्ज में भी होती है और बवासीर में भी होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। घिरण संहिता के अनुसार जलवस्ती से निवारण है तो क्या निवारण होता है? किससे? प्रमेह से, उदावर्त से, क्रूर वायु से, या उपयुक्त सभी? वैसे तो सभी आएगा। वैसे उदावर्त यानी क्या होता है? ये एक डिजीज के होती है, आपका रूप होती है घिरण संहिता, आपका जो उधर से रिलेटेड रहती हाँ है। जी, हाँ जी। तो सभी आएगा, जलवस्ती से। सारा ही आ जाएगा। शुष्क बस्ती, सॉरी नीचे लग रहा, सॉरी, क्रूड वायु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तो नीचे वाले में भी लगा दिया आपने टिक। हाँ, नीचे वाला भी उपयुक्त सही होगा इसलिए। घिरण संहिता के अनुसार शुष्क या स्थल वस्ती से निम्न दोष दूर होते हैं। कौष्ठ, आमवात, अपच, ये सारे सर। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। घिरण संहिता के अनुसार नीति कर्म उपयोगी है नेत्र दोष में, दमा में, एलर्जी में, ये सारे सारे में होते हैं।
तो सभी में आएगा क्या? बिल्कुल। गर्भवती स्त्रियों को नौली का अभ्यास करना चाहिए, कभी नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रतिदिन, ऑप्शन सी सप्ताह में एक बार, ऑप्शन डी सप्ताह में 2 बार। कभी नहीं। कभी नहीं। बिल्कुल। नौली अभ्यास निम्न स्थिति में करना चाहिए: उच्च रक्तचाप, पथरी, अल्सर, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं। बिल्कुल सही। वो हाई बीपी में भी नहीं करना चाहिए, पथरी में भी नहीं करना चाहिए, अल्सर में भी नहीं करना चाहिए। प्रसव के कितने माह बाद नौली कर्म का अभ्यास उचित है? 1 माह, 2 माह, 4 माह या 6 माह? 6 माह। बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? कंफ्यूजन है क्या? प्रसव के 1 महीने बाद आप किसी को दे सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो नौली करने के लिए? नहीं, जब नहीं दे सकते। जब तक उनको पोजीशन आपका रीगन नहीं करेंगे कैसे कर सकते हैं? 6 माह कम से कम। उसके बाद भी सब चीज़ें को देख, यहाँ पे ऑप्शन है तो इसमें 6 ही माह बोलेंगे। रियल में क्या होता है कि हमें पूरे देखने पड़ते हैं उनका। ऐसे 1 साल में होता है। हाँ, लेकिन ऑप्शन क्या? ऑप्शन के अनुसार 6 माह बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है, हम 6 माह भी देते नहीं है। हम पहले उनके ऊपर देखते हैं अगर वो जैसे आपका ऑपरेशन से बच्चे हुए, सीजर केस है, या किसी और कोई तरह की दिक्कत नहीं तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखते हैं। जब हम प्रेगनेंसी योगा का कोई सेशन लेते हैं तो प्रेगनेंसी योगा में कुछ लोगों को छोड़ के कुछ लोग बहुत अलग होते हैं कि कुछ लोग इतने ज़्यादा अच्छे आसन करते हैं वो लंबे समय तक भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मली करते हैं तो पहला कुछ आसन को तो हम करा सकते हैं, पहले आपका जो फर्स्ट आपका ट्रांसस्टर में कुछ आसन करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो होती है सेकंड आपका जो दूसरी जो आपका तिमाही होती है, सेकंड आपका जो आपका ट्रांसस्टर होती है, परेशान हूँ। 3 मिनट में डाल दिया कॉल, आपका लगता ही नहीं, इसलिए किसी का माइक ऑन ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो उसमें हम क्या करते हैं, मेरे ही हाथ से, सॉरी। उसमें हम क्या करते हैं उस समय कि सेकंड आपका जो दूसरी जो तिमाही होती है उस समय हम कॉमनली हम आसन वगैरह रोक देते हैं। स्पेसिफिक अगर कोई केस हो तो उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मली हम आसन रोक देते हैं। और फिर उस समय हम जैसे उस समय हम ज़्यादातर हम ओम चैंटिंग या जो आपका अनुलोम विलोम ये सब हम करा सकते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लगातार धीरे धीरे ध्यान, मेडिटेशन, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से जितने अच्छे बच्चे का संस्कार उत्पन्न होंगे, वो जो बच्चे जब जन्म लेके आएगा तो वो सब उसके अंदर भी ये सारे धार्मिक संस्कार अपने आप बाई डिफॉल्ट लेके आएगा, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा करते हैं तो। और कभी अगर ऐसा कोई होते हैं जो प्रेगनेंसी होने से आपका कंसीव करने से पहले अगर प्रिपरेशन करना चाहेंगे 6 महीने, 7 महीने, 1 साल पहले, तो सबसे पहले हमें इस बात का हैबिट डालना होता है कि हम जैसे शास्त्रों को सुनना या उनको मनन करना, चिंतन करना, उसका हैबिट डालते हैं। हैबिट डालने के बाद उसके बाद हम प्रेगनेंसी कंसीव कराते हैं। इससे क्या होती है कि आज भी समाज में बहुत अच्छे ऐसे वीर पुरुष या इस तरह के आपका जो समाज में जो क्रांति ला सकते हैं, ऐसे बच्चों का जन्म हो सकती है। बाकी आप गर्भ उपनिषद पढ़ना, उसमें बहुत अच्छे से सब बताया गया है। गर्भ उपनिषद उनके द्वारा लिखी गई है जिन्होंने प्रश्न उपनिषद के जो गुरुदेव थे, उन्होंने जिन्होंने सारे प्रश्नों का जो जवाब दिए थे, महर्षि पिपलाद, उनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, नौली कर्म से निम्न शरीर तंत्र लाभान्वित होती है: रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका या अंतरस्रावी या उपयुक्त शरीर? उपयुक्त सारे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार वात कर्म कपालभाति से दूर होता है। घिरन संहिता के अनुसार वात कर्म कपालभाति से दूर होता है। दमा, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, ये सारे सभी सर। बिल्कुल। अरे सर, कपालभाति बहुत अच्छा क्रिया है। जिनको कुछ केसेस छोड़ के, जैसे कि आप पीरियड के टाइम नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कर सकते, पीरियड के टाइम लड़कियां नहीं कर सकती, बाकी सब समय अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छे होते हैं आपका कपालभाति। घिरन संहिता के अनुसार नित्य अभ्यास में वात क्रम कपालभाति करना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी ध्यान
से पूर्व, ऑप्शन सी कभी भी, या सोते समय। नित्य अभ्यास में कब करना चाहिए? घिरन संहिता के अनुसार ध्यान से पूर्व। नाम से ध्यान पूर्वक करें। वात कर्म कपालभाति की वर्जित है उच्च रक्तचाप में, हार्निया में, बेचैनी में, या उपयुक्त सारे? सभी में। और सर उच्च रक्तचाप में, सभी में, सभी में ही आएगा। हार्निया में कैसे कराओगे? हाँ सर बिल्कुल। अगर हार्निया किसी को है आप करा सकते हो, उनको नहीं करा सकते ना? ओके। सर हार्निया से वात कर्म का क्या ये है रिलेशन है? कपालभाति जब कराओगे तो प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा ना, तो उनका ऑलरेडी अगर ऐसा स्थिति है कि जो मांसपेशियों में प्रॉब्लम होती है ना हार्निया में, तो उसमें आपका प्रेशर जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसको उनको दिक्कत होगी ना। जैसे हम किसी के पीरियड के समय आपका गर्ल्स कम क्यों नहीं कराते, क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ जाती है ना। ओके, इट मीन्स ये जो है ना इंटरनल ऑर्गन से भी कनेक्टेड है। बहुत मतलब ज्यादा, मूल से भी जी। बहुत ही ज्यादा। इसीलिए तो आपको एनाटॉमी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप खुद के लिए या किसी के लिए रिकमेंड करते हो, या तो एक होती है कि जो रिकमेंड किया हुआ है उसको आप करते हो, ठीक है, लेकिन अगर खुद किसी को रिकमेंड करना चाहते हो किसी सिचुएशन को देख करके एज ए डॉक्टर की तरह, तो आपको एनाटॉमी का बहुत अच्छे चीज़ें मतलब जानने होते हैं। कि जैसे आप जब आपका ये जो डिजीज़ है ये अब हार्निया, उसमें आपका कई तरह के झिल्लियों होती है, उसमें मतलब बहुत डिटेल होती है इसके अंदर। और ऐसे जो हार्निया से बचने के लिए जब किसी को अगर 40 प्लस होते हैं तो उनसे जो मसल्स के संबंधित, जिससे मसल स्ट्रांग होती है, वो सारे एक्टिविटी हम पहले कराते हैं या कराना चाहिए, ताकि वो सिचुएशन पैदा ही ना हो। और अगर पैदा होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपका मतलब बन जाती है। डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर में जाओगे तो वो कई चीज़ें आपको रेकमेंड करते हैं, बेल्ट वगैरह देते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो उस समय हम योगाभ्यास में वो सब चीज़ें हम बंद कर देते हैं, जिसमें आपका नीचे की तरफ कोई दबाव पैदा हो सकता हो, या बहुत सोच समझ के एनाटॉमी के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। वात कर्म कपालभाति निम्न शरीर तंत्र को विशेष लाभकारी होती है: पाचन, रक्त परिसंचरण, अंतःस्रावी, ये सारे। सभी सर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार शीत क्रम कपालभाति से दूर होता है: कफ दोष, ज्वर, बुढ़ापा, या उपयुक्त सारे? शीत कर्म क्या है सर? कपालभाति अगर पढ़ोगे ना, पढ़ना आप, इसमें घिरन संहिता में उसमें 3 तरह के बताई गई है कपालभाति। तो उसमें एक क्रम, ऐसा क्रम होती है इसमें जो आप ये तीनों आपके आंसर में तो उसकी ज्वर भी बुढ़ापा भी। तो कौन सा होगा आपका? तीनों ही होगा ना। कफ दोष में भी होती है, ज्वर में भी होती है, बुढ़ापा में भी होती है, ये दूर होता है। और वाकई में बहुत हेल्प करता है, बहुत ही हेल्प करता है। आप इनको विस्तार से अध्ययन करना, घिरन संहिता में सब दिए हुए हैं इसके। मधुमेह में सर्वाधिक लाभकारी क्या होती है? त्राटक, वातक्रम, कपालभाति, या वस्ती, या नेति? सर वस्ती। मधुमेह में क्या होती है? मधुमेह से शुगर मधुमेह ना? आपका एक शुगर होती है, उसमें बस्ती आपका क्या करना है? आप क्या बोलना चाहते हो? किसी का अगर पेट साफ होती हो जाए तो उसको फिर आपका वात कर्म कपालभाति लाभ बोला है ना सर? हाँ। तो पेंक्रियाज के सेक्रेशन के लिए तो होगा ना सर? तो उसके लिए तो आपके अगर किसी का पेट साफ है तो क्या उसका पैंक्रियाज सही काम करेगा? उसको फिर अब डायबिटीज नहीं होगा? नहीं, कपालभाति नहीं, ऐसा नहीं पेंक्रियाज है। जूस चाहिए ना उसके लिए तो आप बस्ती क्या करता है? बस्ती तो आपको खाली आपका पेट को साफ ही करेगा ना। हाँ, तो उसके साथ क्या संबंध है आपका? मतलब मधुमेह होने से पहले अगर बात करो तो हम चलो ठीक है, पेट की अगर सफाई नहीं होगी तो बहुत सी बीमारियां पैदा होती है। लेकिन अगर पैदा हो चुकी है तब पेट साफ करने से पेट तो बहुतों का साफ होता है, तो फिर उन सबको आपको क्यों होता है ये मधुमेह के, जिनका पेट साफ भी रहता है? त्राटक और नेति तो नहीं होगी। बिल्कुल सही नहीं होगी। हाँ, वात कर्म हो सकता है सर। यही होगा, और इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ भी है। अगर आप ऐसे भी अगर जो रिपोर्ट जहाँ दिखती है, जैसे अगर बाबा रामदेव का भी अगर बहुत से उनके यहाँ भी बहुत से आप चिकित्सीय योग काफ़ी करते हैं, उनके यहाँ पूरा बने हुए हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत से पेशेंट हम देखते हैं कि वहाँ मिलते हैं कि जो कपालभाति, और ऐसे भी लोकल में भी जो है आपका
ये आपका काफ़ी हद तक आपका वातकर्म कपालभाति उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो बस्ती तो होगी नहीं, बस्ती से क्या होती है, बस्ती से आपका पेट साफ हो जाएगा, किसी का टॉयलेट में कोई दिक्कत नहीं है तो भी क्या मधुमेह उसका ठीक हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हाँ, बाकी सब चीज़ें होती है, अगर पेट साफ होगा तो आप हल्केपन महसूस करोगे, उसके साथ कनेक्शन तो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो कौन से होंगे, कपालभाति लेंगे। नाटक ऐसे तो आपका आंखों का संबंध होती है, नेति का संबंध आप जानते हो वो ENT से संबंधित होती है नेति। तो क्या हो जाएगा आपका वातक्रम कपालभाति। अगर जब आपके पास होता है ना तो अपने नॉलेज के साथ साथ ऑप्शन को भी चेक करो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है। कपालभाति निम्न रोगों में उपकारी होता है, कौन से, मधुमेह, कफ रोग, वात रोग या ये सारे? सर सभी। मधुमेह ऐसे नॉर्मली बताया जाए शास्त्र के अनुसार कपालभाति को खाली कफ रोग के लिए बताते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है आपका सब में ही काम करता है। लेकिन अगर शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो कफ रोग को ही बताता है, कफ रोग ही बताता है कपालभाति के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप फंसते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर शास्त्र की बात करोगे तो शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं उसमें आपका कफ रोग लिखी हुई है, लेकिन अगर रियल लाइफ में बात करोगे तो इसमें क्या होती है, आपका सारे में ही काम करता है। तो इस समय आप फंस जाते हो कि कौन सा देंगे। तो हालांकि ऑप्शन डी सही है क्योंकि सब में काम करता है, लेकिन शास्त्र में खाली कफ रोग लिखा हुआ है तो मैं खाली बी को बोलूँगा, लेकिन ऑप्शन डी गलत नहीं है, ऑप्शन डी सही है। प्रैक्टिकल लाइफ में सभी कुछ काम करता है, सब पे काम करता है, लेकिन मुझे इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि हम जो लिखी हुई है योग के ग्रंथ में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एग्जाम में, तो इसलिए हम कफ रोग लेंगे। यम के पालन में निम्न लक्ष्य की सिद्धि होती है, व्यक्तिगत उत्थान, सामाजिक उत्थान। कई बुक में इस क्वेश्चन का जो आंसर हम जो ऊपर दिया ना कपालभाति से, कई बुक में भी आपको आंसर अलग अलग मिल सकते हैं, बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि वो भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमें इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि यूजीसी में अगर कोई क्लेम करेगा ना, अगर मान लो क्वेश्चन में, तो फिर दिखाने पड़ते हैं कि कहाँ लिखी हुई है। तो शास्त्र में जो है वो लिखी हुई है आपका कफ रोग के लिए ही लिखी गई है, विस्तृत एकदम मेंशन की गई है, इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ता है। यम के पालन से निम्न लक्ष्य की सिद्धि होती है, व्यक्तिगत उत्थान, सामाजिक उत्थान, उपयुक्त दोनों या दोनों भी सर। यम के नियम से क्या है, दोनों होते हैं। 2-3 महीने ऐसे करते रहोगे ना, आप तो पूरा लॉजिकल हो जाओगे, एकदम पूरा लॉजिकल, टू द पॉइंट में आंसर दोगे। जो दिसंबर या नवंबर के जो बैच में जो लोग एग्जाम देंगे उनका माइंडसेट ऐसा ही बन जाएगा, पूरा एकदम लॉजिकली पूरा बन जाएगा यार, इतना प्रैक्टिस करते करते। सर किसी का सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी अपनी क्लास में रह सकता है ना? हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि नेट आप कई बार दे सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप दोबारा भी दे सकते हो। अच्छा, ओके। नेट पे भी मान लो इस बार आपका नेट क्लियर हो गया, अगले बार आप JRF के लिए कर सकते हो, अगर आपकी एज है तो आप उसमें कर सकते हो। और मेरे क्लास में मतलब कोई भी ये सब के लिए ओपन है कि आप कितना ही बार करो अपने। मेरे क्लास खाली नेट के लिए ही नहीं है, कि अगर मान लो कोई उपनिषद का नॉलेज लेना चाहता है, क्योंकि हमने उपनिषद में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं कराता हूँ, बहुत विस्तार से उपनिषद जानने के लिए, पढ़ने के लिए। ऐसे हमारे हमारे जो योग के ग्रंथ हैं कि वो हिंदू के जितने आपका जो हमारे जो ग्रंथ के बारे में बताया गया है, ये सब जानने के लिए भी कोई करना चाहता है तो भी कर सकता है, वेलकम। ये खाली ऐसा नहीं कि खाली इसी के लिए करने हैं, या कोई खाली अपना खाली नॉलेज को ही गेन करना चाहता है उसके लिए वेलकम। यम की निम्न प्रक्रिया से मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है, विचार शुद्धि, चित्त प्रसाधन, सकारात्मकता, ये सारे। सर सभी सर। बिल्कुल, अभी चाहो तो पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट पे भी सुन सकती है सब क्लासेस मेरे। शौच निम्न योगाभ्यास का अंग होता है, यम, नियम, प्रत्याहार या धारणा। नियम सर। स्पॉटिफाई वगैरह में सब जगह अवेलेबल है, इसका ऐसा क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे। नियम का पालन निम्न स्वस्थता हेतु आवश्यक होता है, शारीरिक, मानसिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों। वेरी गुड। सिद्धासन से नियंत्रित होता है, स्वप्न दोष, कामेच्छा, श्वेत प्रदर, ये सारे सर। सिद्धासन एक ऐसा आसन है जिसका मर्म पॉइंट से भी संबंध होता है और चक्र से भी संबंध होता है। जब इसको लगाते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। जो आपका
और जो सेक्सुअल डिज़ायर या उसके संबंधित जितने भी हमारे जो जो थिंकिंग होती है, जो नेगेटिव, जो ओवर होती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो एकदम शांत हो जाता है। अब बहुत जिनको इससे दूर जाना होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है, जो कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन आसन होता है सिद्धासन। अगला क्वेश्चन, पद्मासन नहीं करना चाहिए साइटिका में, सैक्रल इन्फेक्शन में, घुटने दर्द में, या उपयुक्त सारे? सभी में सर। सभी आएंगे सर। बिल्कुल सही है। पद्मासन नहीं करना चाहिए किसमें इन सब में आपका बिल्कुल पद्मासन नहीं करना चाहिए। ये सबको याद रखना, साइटिका में नहीं करना चाहिए, सैक्रल इन्फेक्शन में नहीं करना चाहिए, घुटने दर्द में नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को मेरे तरफ से एक सजेशन है कि आप लोग अपने घर में एलोवेरा लगा के उसका जो पल्प निकाल कर लेते रहो। इससे घुटने में जो आपका जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, जो आपका जो फ्लूइड का जो दिक्कत होती है, उसमें बहुत हेल्प मिलता है। 2 चीज़ों को याद रखो, एक होती है गेहूं का ज्वारा, वीट ग्रास, घर पे ही लगा लो, 7 गमले लगा लो। आज जैसे मंडे मान लो है, 1 गमले में आपने गेहूं का अपने बो दिया आपने, तो ऐसे ही मंडे, ट्यूसडे में दूसरे में, वेडनेसडे में तीसरे में, ऐसे जब 7वां दिन आएगा तो पहले वाले से इतना आपका ज्वारा निकल जाएगा, उसको काट करके फिर इसका आप रस निकाल सकते हो। और फिर आपको मिलता जाएगा, जो ट्यूसडे में लगाए हो अगले दिन, फिर वेडनेसडे में लगाए अगले दिन, फिर आप लगाते जाना और ऐसे निकालते जाना। गेहूं का ज्वारा और आपका ज्वारे का रस जो होती है और आपका एलोवेरा का जो पल्प निकाल के इससे लेते रहोगे तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है जिससे आज दुनिया जूझ रही है, आपको बहुत हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ तक कि इसके जो गेहूं के ज्वारे को तो ये भी देखा गया है कि बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह जो होती हैं उसमें मतलब उसको सामना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा मिल जाती है। डॉक्टर तो खुद परेशान होते थे कि आपका, कुछ लोगों से डॉक्टर ने पूछा कि आप करते क्या था, आपका लाइफस्टाइल क्या था, तो जिन्होंने गेहूं का ज्वारा का लगातार बहुत समय से इस्तेमाल किए थे उनके काफ़ी चीज़ों में इतना सुधार पाया गया कि एलोपैथी डॉक्टर भी बहुत हैरान रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या करो, और अपने साथ और जिनको भी आप रेकमेंड करते हो उन लोगों के लिए भी। तो पद्मासन नहीं करना चाहिए किसमें, साइटिका में, सैक्रल इन्फेक्शन में, घुटने के दर्द में, इन सब में। योग के चिकित्सीय प्रयोग के अनुसार कैंसर रोग में उपयोगी क्या होता है? प्राणायाम, योग निद्रा, जाप, या ये सारे? सर तीनों भी। ये सारे। अब ये सारे कैसे होता है, एक दिन हम इसके ऊपर साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आप लोगों को क्लास लेंगे जब एग्जाम हो जाए। इसमें गोमुखासन वर्जित होता है किसमें? टॉन्सिलाइटिस में, या डायबिटीज में, या थायराइडिज्म में, या इनमें से कोई नहीं? सर मुझे तो पता नहीं है इसमें, लेकिन मैं अच्छी लग रहा है मुझे। आपको मैं तो बता मेरे देता को हूँ। तो लग रहा है कि सब में मतलब मेरे वर्जित है, मतलब नहीं वर्जित है क्या? ये दोनों शब्द नए हैं। अच्छा, थायराइडिज्म में आपका गोमुखासन बहुत अच्छा होता है। थायराइड किसी को होता है ना, उसमें गोमुखासन हेल्प करता है। गोमुखासन हो गया, फिर आपका भुजंगासन हो गया, जिसमें आप बॉडी को पीछे की तरफ मोड़ते हो। गोमुखासन कैसे लगाते हैं? ऐसे आपका पैर रहता है, ऐसे आप मुड़ जाते हो ऐसे। तो गोमुखासन में पीछे की तरफ कहाँ मोड़ते हैं? गोमुखासन ऐसे नहीं, गोमुखासन आपका ये करते हैं, ये आपका उष्ट्रासन मैं बता रहा था, एक सेकंड। हाँ उष्ट्रासन। हाँ, लेकिन गोमुखासन में आपका बहुत मदद करती है, हेल्प करता है। गोमुखासन भी जो है, गोमुखासन आपका जो है बहुत मदद करती है। आपका डायबिटीज में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, और आपका टॉन्सिल में भी करता है। तो आपका जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कोई नहीं। हाँ जी। अगला क्वेश्चन, जैसे गाय के मुख की तरह बन जाती है ना गोमुखासन में, जब बैठते हो, जैसे घुटनों को आपका विशेष तरह के पोजीशन में दोनों घुटनों को रख करके और फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हो पीछे की तरफ से, उस समय जो तनाव पैदा होती है, जो स्ट्रेस जहाँ पे आती है बॉडी के, उससे आपका ये सारा चीज़ों में हेल्पफुल होता है। स्पॉन्डिलाइटिस में सर्वाधिक उपयोगी आसन कौन सी होती है? गोमुख, सर्वांग, विपरीत करनी, या हलासन? सर्वांग सर। स्पॉन्डिलाइटिस में आप सर्वांगासन कराओगे? सर्वांगासन कैसे कराओगे बोलो स्पॉन्डिलाइटिस में? सर्वांग आसन ऐसे करवाओगे सर, जो सर्वांग आसन जो हमारा ये है ना नर्वस सिस्टम, अगर हम सर्वांग आसन को लिफ्ट अप कर रहे हैं।
सर्वांगासन में आपका तो गोमुख वो आसन पूरा का प्रेशर जो है ना वो लिफ्ट होके नेक पे आता है, नहीं मैं बता रहा तो वो हूँ। रिलीव करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हम लोग। हाँ लेकिन आप जी सर। किसी को अगर स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो उसका वो अगर आप ऑलरेडी है स्पॉन्डिलाइटिस तो उसको आप सर्वांगासन का कराओगे तो उनको उसको किस जगह पे उनको प्रेशर जाएगा? सर उनके मसल्स जो शॉर्ट मसल्स हो गए हैं ना वो क्या होंगे, एक्सपांड होंगे, स्ट्रेच होंगे, ठीक है। तो जब मसल्स उनके स्ट्रेच होंगे तब जाके उनका रिलीज होगा, ऐसा। स्पॉन्डिलाइटिस में आपका जो है ये आसन को ज़्यादा रिकमेंड नहीं की जाती है, गोमुखासन ज़्यादा से रिकमेंड की जाती है। गोमुख आएगा ना, गोमुख। हाँ सर जी। मैंने बहुत करवाया हुआ है सर, हलासना और सर्वांगासना दोनों भी करवाया है और दोनों में बहुत फास्ट रिकवरी नहीं हुई नहीं है। कई ओनली चीजें गोमुख आसन। ऐसा होता है कि कई चीजें जो ठीक है हमें जो रिकमेंडेड शास्त्र में लिखी होती है, जैसे मैंने बोला ना कि कपालभाति होता बहुत जगह पे है, लेकिन हमें खाली कफ में ही खाली कफ के लिए खाली रिकमेंडेड है अगर शास्त्र को पढ़ोगे तो। हाँ, अगर 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 मैं सर इंडेक्स के तरफ से जाना हो तो गोमुख ठीक है, नहीं तो मैं एक एनाटॉमी क्लास में भी हूँ जिसमें एक सर हैं राठौर सर, उसमें वो आसनाज पे ही रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुई थी 28 लोगों में से। तो वो हम लोग उसमें आसनाज का डिस्कस भी करते हैं कि कौन सी मसल्स फ्लैक्सी हो रही है, कौन सी शॉर्ट हो रही है, कौन से मसल्स को कैसे हम लोग कंट्रास्ट करेंगे इस बीमारी में रिलीज हो करके। तो फिर उसमें लोगों ने डिस्कस किया था कि हम सर्वांगासना और हलासना दोनों भी करवा सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो नेक है ना, जी। नेक की बोन को, मसल्स को हम क्या कर रहे हैं, इक्वली स्ट्रेच कर रहे हैं, समझ रहे जी। हैं। तो जो वहाँ का जकड़न है वो धीरे धीरे फ्री होने लगेगा, ऐसा। क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते इंडेक्स की हैं, बात से हम चल रहे हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कई जगह अपने सर, अपने होते हैं। यस सर, यस लेकिन जैसे आपको बोला कि जैसे- कपालभाति, जी। तो कपालभाति में बहुत अच्छे फायदे होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी कहते हैं कि कपालभाति से बहुत तरह की बीमारियां ठीक होती है, लेकिन जो हमारे जो रिकमेंडेड शास्त्र में बताई गई है उसमें क्या है, खाली आपका कफ जनित बीमारी होता क्या है कि जैसे किसी एक के पास कोई अनुभव है, किसी और के पास कोई अनुभव होगा, तो ऐसा अगर होगा तो आपका नेट वाले कोई एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहाँ से वो थ्योरीज लाएंगे, तो पर्सनल एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करते। हाँ जी बोलिए। गोमुख आसन का मैं बता रहा हूँ, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस बोले तो ये सब शरीर का लचीलापन के लिए सर्वांगासन विपरीत करने वाला आसन है। लेकिन गोमुख आसन क्या है, जो श्वास हम लेते हैं और सीधा डायरेक्ट जाता है रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए सुषुम्ना नाड़ी को पूरा स्ट्रेट रखता है गोमुख आसन, इसलिए स्पॉन्डिलाइटिस को वो जल्दी ठीक कर पाएगा। हाँ तो होता क्या ना कि कई चीज़ें ऐसी होती है कि अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसे आप मान लो कि किसी का नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम बता दें ना कि आसन वगैरह जो है गर्भवती महिलाओं को हम चौथे या पाँचवें मिनट से नहीं कराते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केस में अगर पेशेंट के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग अनुभव भी मिलती है, लेकिन जो हमें जो रेकमेंड की गई है जो शास्त्र में, उसी को हमें एग्जाम में लिखने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका गोमुख आसन है। बाकी तो रिसर्च हो ही रही है नई चीज़ें, जब उसको आपका एक्सेप्ट कर ली जाएगी तब उसको चीज़ें भी आपका जैसा मतलब फिर शास्त्र में जैसे लिख के आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा सर। तो गोमुखासन का सकारात्मक प्रभाव क्या होती है, कहाँ पे होती है, फेफड़ों पर, श्वसन पर, वृक्क पर, ये सारे सर ये सारे ही रहेंगे। बिल्कुल सारे में रहेंगे। किडनी पर तो होती है, आपका लंग में भी होती है, आपका ब्रीदिंग में भी होती है। अगला क्वेश्चन, हकलाने वालों के लिए उपयोगी आसन कौन सी है, मुक्तासन, सिंहासन, सिद्धासन या गुप्तासन? सिंहासन। एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन, टॉन्सिलाइटिस में उपयोगी क्या होती है, मुक्तासन, पद्मासन, सिंहासन या गुप्तासन? हाँ टॉन्सिलाइटिस में क्या हो जाएगा आपका, सिंहासन हो जाएगा। कौन सा आसन भोजन के बाद भी कर सकते हैं, पद्मासन, वज्रासन, मुक्तासन या भद्रासन? वज्रासन। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वज्रासन में रक्त प्रवाह निम्न प्रदेश में होती है, श्रोणी, उदर, कंठ या नितंब? उधर पे ब्लड होता है। श्रोणी क्या होगा आपका, कौन सा तरफ होंगे, श्रोणी की तरफ होंगे। उधर उदर और श्रोणी दोनों है ना, तो दोनों अगर होंगे तो आपका श्रोणी लोगे ना, उदर भी है श्रोणी भी है, दोनों ही है ना।
वैसे पेट की ठीक तरफ है। जाती है, लेकिन सोनी भी आपके साथ है तो और ज़्यादा बेहतर हो गया उसका। साइटिका एवं सेक्रेल इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धनात्मक आसन कौन सी होती है? पद्मासन, वज्रासन, मुक्तासन या भद्रासन? भद्रासन से भद्रासन। साइटिका एवं सेक्रेल इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन से होंगे? भद्रासन। साइटिका है, डायबिटीज नहीं, सोचो। सर वज्रासन या पद्मासन? बताओ कौन सा? पद्मासन सर पद्मासन। मुक्तासन। वज्रासन। वज्रासन निम्न से संबंधित रोगों में लाभकारी होती है। आमाशय, अति अम्लता, पेप्टिक अल्सर, ये सारे। सर अरे सर सर इसमें अभी मुक्तासन बोले, वज्रासन में टिक लगा दिए। नहीं, वज्रासन ही बोल रहा था मैं, मुक्तासन मैंने नहीं बोला। वज्रासन से निम्न में कौन से होंगे आपका? सारे ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न किस आसन पर योग के लगभग सभी व्याख्याकारों ने अपनी सहमति दी है? पद्म एवं वज्रासन या सिद्धासन या स्वस्तिकासन या ये सारे? सभी सर सभी। सारे। बिल्कुल सही है। कौन से दो आसनों के लाभ लगभग एक समान है? पद्म एवं वज्र, सिद्ध एवं स्वास्तिक, मुक्त एवं गुप्त, वज्र एवं सिद्ध। सर मुक्त एवं गुप्त। अच्छे से पढ़िए ऑप्शन को। सर पद्म में वज्र तो अलग हो गए ना, सिद्ध या स्वास्तिक आएगा या मुक्त एवं गुप्त, या बी या सी? ऑप्शन बी, सिद्धासन स्वास्तिक। स्वास्तिकासन। अगला क्वेश्चन, स्वास्तिकासन किस रोग में नहीं करना चाहिए? साइटिका, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर या उपयुक्त सारे? साइटिका में सर? बिल्कुल सही। इसी साइटिका में स्वास्तिकासन नहीं करना चाहिए। स्टिफ नेक में उपयोगी क्या होती है? पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन या सिद्धासन? गोमुखासन सर आपने बताया था। गोमुखासन। अगला क्वेश्चन, राइटर्स कैंप में उपयोगी क्या होती है? गोमुखासन, पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन? गोमुखासन। अगला क्वेश्चन, गोमुखासन सर्वाधिक लाभकारी किसमें होती है? स्पॉन्डिलाइटिस में, आर्थराइटिस में, साइनोसाइटिस में या सोराइसिस में? स्पॉन्डिलाइटिस में। बहुत अच्छे, स्पॉन्डिलाइटिस में। तो आप देख रहे हो कि साइंटिफिकली क्या माना गया कि आपका जो इससे संबंधित जितने भी बीमारियां होती है, गोमुखासन ही उसका मतलब ज़्यादा आपका माने गए हैं, ये लाभकारी है। बाकी पर्सनल आपका जो एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है, और रिसर्च तभी बहुत सी जगह हो ही रही है। जो लोग वज्रासन नहीं कर सकते उनको विकल्प में करना क्या चाहिए? सिद्धासन, सर्पासन, वीरासन या पद्मासन? जो लोग वज्रासन नहीं कर सकते उनको वज्रासन का लाभ किस में मिल सकती है? सिद्धासन, सर्पासन, पद्मासन या वीरासन? वीरासन। धनुरासन निम्न में उपयोगी होती है? मधुमेह में, कोलाइटिस में या अनियमित मासिक धर्म में या ये सारे? सभी में सर। धनुरासन क्या होती है आपका? सब में उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन, धनुरासन निम्न के उपचार हेतु करवाना चाहिए? साइटिका, स्लिप डिस्क, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? सर दोनों ही आएगा क्या? आप बताओ। धनुरासन निम्न में उपयोगी होती है? और स्लिप डिस्क सर दोनों ही लग रहा है। नहीं सर, कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका, धनुरासन निम्न के उपचार हेतु करवाना चाहिए? किसके लिए? साइटिका करवा तो साइटिका में नहीं करवा सकते। धनुरासन निम्न के उपचार में कराते किसका? साइटिका, स्लिप डिस्क, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं?
देखिए फिर से मैं कंफ्यूज हुई, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ। और धनुरासन ना तो हम साटिका में करवा सकते हैं ना इसमें करवा सकते हैं, स्पाइनलेस में। ये मैं कह रही हूँ, बाकी इंडेक्स का आप जानो। तो इन दोनों में भी नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर मतलब ये रहता ना भुजंगासना, तो अपन इसमें स्लिप डिस्क में भी करवा सकते थे, साटिका में भी करवा सकते थे, बट इसमें नहीं करवा सकते हैं। सर दोनों में करा सकते हैं। धनुरासन बोला है निम्न के उपचार हेतु करवाना चाहिए, साइटिका और स्लिप डिस्क के अनुसार कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पाचन के, हाँ जी, पाचन अंगों एवं मांसपेशियों की मालिश होती है धनुरासन से, सिद्धासन से, पश्चिमोत्तानासन से या गोमुखासन से? जी सर। पश्चिमोत्तानासन से आप पाचन अंगों की मालिश कराओगे? धनुरासन सर, धनुरासन बिल्कुल। हाँ सॉरी। आसन जब होते हैं ना, पॉस्चर को एक बार रिकॉल करो, देखो किस बॉडी के किस पार्ट में आपका असर आती है। तो पाचन एवं हाँ जी, मांसपेशियों की मालिश में क्या होती है आपका, धनुरासन लेते हैं। श्वासन निम्न रोग में उपयोगी होती है उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, तनाव या ये सारे? सभी में। शवासन क्या होती है आपका, सब में होती है। अगला क्वेश्चन, तनाव एवं उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगियों को शवासन करना चाहिए, नियमित, प्रतिदिन, उपयुक्त दोनों, सप्ताह में एक बार? प्रतिदिन, नियमित। दोनों ही आएगा ना, नियमित भी होगा, प्रतिदिन भी होगा, दोनों हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, मत्स्येंद्रासन निम्न से संबंधित स्राव का नियमित नहीं करता, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, उपयुक्त में से कोई नहीं? कोई नहीं। डायबिटीज का कोई बीमारी का व्यक्ति हो ना, उसको कोशिश करो कि अर्ध मत्स्येंद्रासन या मत्स्येंद्रासन करा देने के लिए। बहुत रामबाण आसन होता है डायबिटीज के लिए। तो क्या होता है आपका उपयुक्त में से, क्योंकि इस सब में क्या होती है आपका स्राव कराता है, तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, मत्स्येंद्रासन दूर करता है वात रोग, कटिवेदना, जकरन या ये सारे? सभी। बिल्कुल। मूत्र निष्कासन प्रणाली के नियमन हेतु सर्वाधिक उपयोगी क्या होता है, मत्स्येंद्रासन, वज्रासन, पद्मासन या मुक्तासन? मत्स्येंद्रासन। बहुत अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छा करता है मत्स्येंद्रासन से, आप कराना मतलब काफ़ी अच्छा होता है। गोरक्षासन से नियंत्रण होता है प्रजनन इंद्रियों पर, काम वासना पर, वीर्य स्खलन पर या ये सारे? सभी में होता है। पश्चिमोत्तानासन निम्न में से वर्जित नहीं है, निम्न से बंद वर्जित नहीं है, किसमें, रक्तचाप में, हृदय रोग में, स्पॉन्डिलाइटिस में या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं। कोई नहीं सर। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमोत्तानासन निम्न आसन के बाद करना चाहिए, किसके, चक्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन या सारे? सारे। क्या बोला है, पश्चिमोत्तानासन इस आसन के बाद करना चाहिए, पश्चिमोत्तानासन? हाँ जी, क्या बोला है ऑप्शन में, पश्चिमोत्तानासन निम्न आसन के बाद करना चाहिए, चक्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन या ये सारे? एक्चुअली इन सब के बाद ही कर सकते हो पश्चिमोत्तानासन, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे नहीं होगा। सारे के सारे। कुब्जता में उपयोगी क्या होती है, पश्चिमोत्तानासन, मुक्तासन, गुप्तासन या कुक्कुटासन? पश्चिमोत्तानासन। वेरी गुड। थायराइड ग्रंथि पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से आसन होता है, मत्स्यासन, गुप्तासन, सिद्धासन या वज्रासन? मत्स्यासन। थायराइड के लिए क्या होती है आपका, थायराइड के लिए मत्स्यासन बहुत सारे आसन में आपका उपयोगी होता है, बहुत सारे आसन में मत्स्यासन। तो लेकिन कराने के लिए बॉडी का क्या चाहिए होता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है। मत्स्येंद्रासन लाभान्वित करता है यकृत को, मूत्राशय को, उपयुक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, मत्स्येंद्रासन निम्न रोग में लाभकारी होता है, मधुमेह, साइटिका, स्लिप डिस्क या ये सारे? सब तीनों में भी सर।
बिल्कुल। अरे बहुत अच्छे कर लोगे मेरे ख्याल से आप लोग ना, मतलब ऐसे अगर करते रहोगे तो काफ़ी अच्छा करके आओगे। मत्स्यदासन निम्न ग्रंथि स्राव का नियमन करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, पित्ताशय, ये सारे। सारे सर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या वर्जित होता है? शवासन, मयूरासन, सुखासन या ध्यान? मयूरासन। बिल्कुल मयूरासन। बिल्कुल। मयूरासन चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को करता है क्या? मंद, उद्दीप्त, शांत या असंतुलित? उद्दीप्त सर। श्योर हो? जी सर। यस। उद्दीप्त। अगला क्वेश्चन, मयूरासन से कौन सी नाड़ियाँ प्रभावित होती है? मूत्राशय की, आमाशय की, तंत्रिका तंत्र की, ये सारे? सर सारे ही रहेंगे सर। सारे हो जाएंगे। जी सर। पर सारा ऑप्शन नहीं है ना सर इसमें। है ना, ऊपर तो सभी की। हाँ। मयूरासन, किसमें? मयूरासन वाले में। मयूरासन। मयूरासन से कौन सी नाड़ी प्रभावित होती है? मूत्राशय सभी की, आमाशय की, तंत्रिका की, सभी की। सभी सर। मयूरासन का सर्वाधिक प्रभाव निम्न ग्रंथि पर होता है। चुल्लिका, थायराइड, पीयूष या आपका पिनियल? चुल्लिका। चुल्लिका। अगला क्वेश्चन, कुक्कुटासन निम्न रोग में उपयोगी होता है। कंधों में, भुजाओं में, छाती में या ये सारे? सभी। सभी में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्पॉन्डिलाइटिस में उपयोगी आसन होता है। उत्तान कूर्मासन, हलासन, उत्तान मंडूकासन या कूर्मासन? तो उत्तान मंडूकासन। उत्तान, उत्तान मंडूकासन है ना? वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, उत्तान मंडूकासन निम्न रोग में उपयोगी होता है। स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका, ये सारे? सारे में सर। वैसे तो स्पॉन्डिलाइटिस है लेकिन सारे बोल सकते हैं, स्लिप डिस्क भी, साइटिका भी। बिल्कुल। घिरन मुनि के द्वारा वर्णित वृक्षासन से वृक्क एवं मूत्राशय की सक्रियता होती है। कम, अधिक, अप्रभावित या अनियंत्रित? वृक्षासन से क्या होती है? कम। कम होती है। श्योर हो? हाँ जी ये सर। घिरन मुनि के द्वारा वर्णित वृक्षासन से क्या होती है? वृक्क एवं मूत्राशय की सक्रियता क्या होती है? कम हो जाती है। कम। यस। घिरन मुनि के द्वारा वर्णित वृक्षासन से वृक्षासन का प्रभाव यह भी है कि वीर रक्षा, विचलन, मंदाग्नि या अतिशय वृद्धि? रक्षा सर। वीर रक्षा? सर वीर्य रक्षा है। बिल्कुल सही। घिरन मुनि के अनुसार गरुड़ासन निम्न में उपयोगी होती है। साइटिका, आमवात, हाइड्रोसिल या ये सारे? सभी। सभी में। सर सारे। घिरन मुनि के अनुसार पूर्ण शलभासन निम्न व्यक्ति को करना चाहिए। किनको? जो पूर्ण स्वस्थ होते हैं, या जो रोगी होते हैं, या जो उच्च रक्तचाप युक्त होते हैं, या जो हृदय रोग से युक्त होते हैं? सर पूर्ण स्वस्थ। बिल्कुल। पूर्ण शलभासन किसको करना चाहिए? शलभासन बहुत अच्छी आसन है, कभी मतलब आप भी करना, लोगों को कराना भी जिनसे हो सकता है। बहुत अच्छा, आपका स्टैमिना को बहुत अच्छा बनाता है। स्टैमिना भी बहुत अच्छी बन जाती है। खाली 30 सेकंड रोक के देखना कैसा लगता है एंगल को चेंज करते हुए। घिरन मुनि के अनुसार परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला आसन क्या होती है? कूर्मासन, वृक्षासन, पूर्ण शलभासन या वृषासन? परानुकंपी। हाँ जी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक कौन करता है प्रभावित? पूर्ण शलभासन करता है। बहुत अच्छे। घिरन मुनि के अनुसार मकरासन निम्न में लाभकारी होती है। साइटिका, स्लिप डिस्क, मेरुदंड की पीड़ा या ये सारे? सारे। मकरासन में क्या क्या होती है? आपका साइटिका भी होती है, स्लिप डिस्क भी होती है, और आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो पेन उस पर भी आपका हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार दमा एवं श्वसन रोगी सरलता से निम्न आसन से प्राप्त कर सकते हैं कि आसन ऑप्शन क्या है? कूर्मासन, मंडूकासन, मकरासन या शलभासन?
मकर आसन। मकर आसन। जी, दमा और श्वास रोगी के लिए आपका जो है, जो आपका सरलता से कौन कर सकता है? मकर आसन। बहुत अच्छा आसान आसन होता है, बहुत ही ईजी और बहुत अच्छा रिलैक्स कर देता है। घिरन मुनि के अनुसार उष्ट्रासन हृदय रोगियों के लिए होता है उत्तम, निकृष्ट, मध्यम या अनिर्धारित। सर उत्तम। उष्ट्रासन क्या होती है? हृदय रोगी के लिए बहुत अच्छी होती है, उत्तम। घिरन मुनि के अनुसार उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए उष्ट्रासन क्या होती है? उचित, वर्जित, उत्तम, अति उत्तम। वर्जित। उच्च रक्तचाप वाले के लिए उष्ट्रासन क्या होती है? वर्जित होती है। वर्जित। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार हृदय रोग वाले लोगों के लिए उष्ट्रासन क्या होती है? उचित, वर्जित, अनुचित, निकृष्ट। तो इनके लिए तो उचित है ना। हृदय रोग के लिए भाई देखो, बट अगर आपने अभी आपको आंसर दिया, आपने उच्च रक्तचाप वाले के लिए वर्जित बोल दिया, तो हृदय रोगों के लिए क्या बोलोगे आप? वर्जित। उचित आएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार भुजंगासन स्त्रियों के लिए अति उत्तम है, वर्जित है, अनुचित है, निकृष्ट है। अति उत्तम सर। अति उत्तम। बहुत ही अच्छा होता है आपको भुजंगासन से। आपका जो कमर के दर्द वगैरह जो होती है बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाती है, और भी बहुत से दर्द का लाभ होती है। आपका थायराइड में भी बहुत हेल्प करता है, बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है। फैट रिड्यूस में भी सर, फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। में भी, और शोल्डर वगैरह फ्री। बिल्कुल, आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, जो आपका खासकर जो पसलियों के बीच का गैप को उसको आपका फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत जगह पे बहुत, लेकिन काउंटर ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आप एक आसन करते हो उसका काउंटर भी होती है, काउंटर करना चाहिए। घिरन के अनुसार भुजंगासन निम्न में उपयोगी होता है। महर्षि घिरन के अनुसार भुजंगासन किसमें होती है? अनियमित मासिक धर्म, स्त्री रोग, कमर दर्द, ये सारे। सभी में उपयोगी है। सभी में उपयोगी है। सभी। जी, सारे में होते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन ऋषि के अनुसार भुजंगासन निम्न का स्वास्थ्य बनाता है: गर्भाशय, डिंब ग्रंथि, उपयुक्त सारे या इनमें से कोई नहीं? उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों होते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार भुजंगासन निम्न में उपयोगी होता है: स्लिप डिस्क, कमर दर्द, तंत्रिका समन्वय या ये सारे? सर सभी। सभी में होते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार भुजंगासन निम्न का स्वास्थ्य करता है: वृक्क, आमाशय, यकृत या ये उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही। पश्चिमोत्तानासन का लाभ क्या होती है? जठराग्नि उद्दीपन, सुषुम्ना में प्राण संचार, उदर का पतला होना, ये उपयुक्त सारे? सभी। अब ना ये उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हटा देना चाहिए, एक नया ऑप्शन देना चाहिए, ताकि बच्चे सोचने पड़ जाए। जी। इससे इसको ना हटा देना चाहिए आपसे। नहीं, बट सर इसमें लॉजिकल है चीजें, ऑलमोस्ट चीजें पता है ना, तो इसलिए ये तो है बिल्कुल। शवासन का लाभ होता है शिथिलीकरण, मानसिक विश्रांति। गेस कर लेते हैं ना, हम रोज ही करते हैं ना, इसलिए क्या थोड़ा करता है? कुछ। अगर दो चीजें सही है तो अपने आप दिमाग चल जाती है कि सब उपयुक्त तो सही हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? जज नहीं हो पाता। या अगर उपयुक्त तो नहीं रहता है तब अच्छे से मतलब बच्चे थोड़ा ज्यादा सोचेंगे। इनसे कभी कभी डांट भी तो खाते हैं कि हर बार सभी सही नहीं होता है। हाँ, वो तो है। हमारा गलत भी है, बिल्कुल सही है। शवासन का लाभ होता है शिथिलीकरण, मानसिक विश्रांति, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सर दोनों। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योनि मुद्रा के अभ्यास द्वारा निम्न रोग में उपचार संभव होती है: अनिद्रा, चित्त उद्वेग, दुश्चिंता, ये सारे? सर सभी। बिल्कुल सही। घिरन मुनि के अनुसार मूलबंध निम्न में उपयोगी होता है: गुद विवर, अल्सर, पुरस्थ शोथ, उपयुक्त सभी? तो सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार मूलबंध निम्न तंत्र को स्वस्थ नहीं बनाता है: उत्सर्जन, पाचन, प्रजनन या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मूलबंध जो होता है बहुत अच्छा काम करता है। मूलबंध जब लगाते हो तो मूलबंध लगाते समय महसूस करना कि
लिंग या योनि में भी क्या होती है, आपका कंट्रैक्शन आ जाती है अपने आप। अब जैसे होता है कि जैसे आप जब आप जिम जाते हो और जब डंबल करते हो तो क्या होता है, आपका एक ही बाइसेप इत्यादि या ट्राइसेप जिसके लिए भी वर्क करोगे, वो मसल्स को बार बार आप जब एक्सपेंड आप संकुचन और प्रसारण करते हो, कंट्रैक्शन करते हो और एक्सपेंड करते हो, तो क्या होती है वो जगह एकदम आपका स्ट्रांग हो जाती है, एकदम पत्थर की तरह एकदम स्ट्रांग हो जाती है। तो मसल से तो स्ट्रांग हो जाती है, उसी तरह से आपका योनि या पेनिस का मसल्स अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो एक तो आपका उससे जगह से संबंधित जितने बीमारियां होती है, पाइल से लेकर के जितनी बीमारियां होती है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है और रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए लोग जो परेशान होते हैं, बहुत से इधर उधर बहुत से दवाखाना खुल के रखे होते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा भी लग जाती है और कभी आपका लाभ मिलता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इसको करते हो, मूल बंद करते हो या अश्विनी मुद्रा करते हो और कुछ टाइम तक करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत लाभ मिलता है। हिरन संहिता के अनुसार सर्वाइकल और जो ओल्ड एज होने के मतलब आपका उम्र होने के बाद जो परेशानियां होती है उससे आपका तो अपने आप बहुत लाभ मिलता ही मिलता है। किरण मुनि के अनुसार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जालंधर बंद क्या होती है, वर्जित, उचित, उत्तम या अत्युत्तम? वर्जित। बिल्कुल सही, सबको आता है। जालंधर बंद क्या होती है, वर्जित होती है, बिल्कुल। किरण मुनि के अनुसार जालंधर बंद निम्न रोग में नहीं करना चाहिए, हृदय रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उच्च रक्तचाप या ये सारे सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, किरण मुनि के अनुसार गर्भवती स्त्रियों के लिए उद्यान बंद वर्जित है, उचित है, उत्तम है, अत्युत्तम है? वर्जित है। बिल्कुल। सर्वाइकल आपका जो इसमें जो आपका जो गर्भवती स्त्रियों के लिए क्या होती है, हमेशा वर्जित होती है। इस गर्भवती स्त्रियों में उड़ान बंद लगाते हैं। किरण मुनि के अनुसार गर्भवती स्त्रियों के लिए उद्यान बंद क्या है? देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ रिपीट हो गया। ओके, ये भी आपका वही रहेगा, मतलब गर्भवती स्त्रियों को हम नहीं करा सकते, तो वर्जित है। किरण मुनि के अनुसार श्रेष्ठ सर्वोत्तम बंद क्या होती है, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद या महाबंद? महाबंद। सबसे बेस्ट क्या होती है आपका? महाबंद। महाबंद हम क्या करते हैं? तीनों बंदी लग जाएंगे, तीनों बंद का एक साथ हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? महाबंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किरण मुनि के अनुसार महाबंद का प्रभाव है चक्र, जागरण, अंतर्मुखी मन, हार्मोन्स नियमन, उपयुक्त सभी? सर सभी। सर। तो क्या हो जाएगा आपको? उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। किरण मुनि के अनुसार महाबंद वर्जित किसके लिए है? उच्च, निम्न, रक्तचाप, हृदय रोग, हार्निया, ये सारे? सर सभी को वर्जित। सभी को क्या होता है? सबके लिए सर वर्जित है। तो सबके लिए वर्जित। हार्निया में नहीं कराते और हृदय रोग में नहीं कराते हैं और उच्च रक्तचाप में भी नहीं कराते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। किरण मुनि के अनुसार अश्विनी मुद्रा निम्न संबंधी रोगों को दूर करता है, किसके लिए? गुदा, जननेंद्रिय, कब्ज, ये सभी। क्या आ जाएगा? सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किरण मुनि के अनुसार काकी मुद्रा निम्न रोग में वर्जित है, विषाद, निम्न रक्तचाप, दीर्घकालिक कब्ज या ये सारे? उपयुक्त सभी? सभी। काकी मुद्रा जो होती है आपके इसमें वर्जित होता है। अगला क्वेश्चन, सर मेरा विषाद क्या है? विषाद मतलब हाँ डिप्रेशन वगैरह नहीं होती है बहुत ज्यादा? डिप्रेशन। किरण मुनि का डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है आपका जो, अगर आप मर्मा का अगर जान लोगे, पढ़ लोगे, तो कुछ खास पॉइंट्स को, या आप अगर एक्यूप्रेशर भी पढ़ लोगे तो कुछ खास बिंदुओं को दबाने के बाद आपका डिप्रेशन से बहुत जल्दी राहत पा सकते हो। हमने बहुत विस्तार से पढ़े हैं इसके ऊपर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, मर्मा पॉइंट होते हैं, जैसे बॉडी के आपका गर्दन के ऊपर आपका 37 पॉइंट होते हैं जो बहुत अलग अलग काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसी तरह से आपका जो है
आपके हाथों और पैरों में 11 11 11 11 44 मर्मा पॉइंट होते हैं। मर्मा पॉइंट उसका भी क्लासिफिकेशन होता है। सद्ध प्राणाहार होती है, रुजाकर होती है, मतलब रुजाकर मर्मा होती है, विशल्य कर्ण होती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। ये वेद में दिया गया है, वेद के ये ज्ञान इसका पूरा विस्तार से दिया गया पूरा इसका। घिरण मुनि के अनुसार काकी मुद्रा निम्न रोग में लाभकारी होती है, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव। और यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे बन सकती है, एक में वर्जित, किसमें वर्जित है काकी मुद्रा? निम्न रक्तचाप में वर्जित है। और अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है, घिरण मुनि के अनुसार काकी मुद्रा किसमें आपका लाभकारी है? लाभकारी है, तो उच्च रक्तचाप लाभकारी में आ रहा है। उच्च रक्तचाप में क्या बताया गया है, इसमें करने के लिए बोला गया है। किसी को हेडेक होती है तो मतलब आपका सिर दर्द हो गया, किसी को आपका मानसिक तनाव होती है, मानसिक तनाव तो बहुत लोगों को होती है, हो ही जाती है। अगर आप एक बात में आपका मानसिक तनाव नहीं होती, मैंने अपने सब ये सब मैं अपने खुद देखा हूँ। अगर आप नोटिस करना, कुछ न कर सको सारा काम करते रहो और अपने खाली सांसों पे खाली ध्यान रखो। अगर आप अपने सांसों पे ध्यान रखोगे, आते जाते खाली सांस को, अपने जो ब्रीदिंग है वो रिश्ते वाला सांस नहीं, मतलब अपना खुद का जो आपका जो सांस ब्रीदिंग और ब्रीद आउट जो करते वाला सांस, इसमें अगर ध्यान रखते हो, सांस की बात हो रही है। हाँ, तो अपने जो आप जो ब्रीदिंग और ब्रीद आउट जो करते हो उसको अगर, क्योंकि शब्दों में अलग अलग मीनिंग निकल जाती है, तो अगर आप इसको खाली आप ध्यान रखते हो अपने आते जाते हुए ब्रीदिंग और ब्रीद आउट को, तो फिर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट देखना, जब तक आप ध्यान रखोगे तब तक आपका मन में नेगेटिव थॉट नहीं आती है, मतलब कोई थॉट ही नहीं आती है, थॉटलेस हो जाते हैं आप। विपासना वगैरह जब जाओगे तो इसी में बहुत ज़्यादा आपको काम कराए जाएंगे। और हमारे शास्त्र में बहुत ज़्यादा बताई गई कि सांसों में ध्यान रखो और कुछ मत करो, सांसों में ध्यान रखो। तो इससे क्या होती है आपका, आप देखो कितना समय कर पाते हो, जितने समय पे कर पाओगे तब तक आपके मन में कोई ख्याल नहीं आएगा, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। बचपन से हमें इसी पे अभ्यास कराया गया था बहुत ज़्यादा, और मेरे माता पिता को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि अगर मैं नहीं करता तो मुझे मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता था। पहले सब काम करके आओगे तब जाके नाश्ता मिलेगा। तो अभ्यास बहुत अच्छा करा दिए थे, बहुत अच्छा, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ लाइफ में। घिरण मुनि के अनुसार विभिन्न मुद्राओं के अभ्यास से निम्न रोगों का नाश होता है। ऐसे माता पिता हर किसी को मिले, सच में बहुत ज़्यादा हम भाग्यवान थे। घिरण मुनि के अनुसार विभिन्न मुद्राओं के अभ्यास से निम्न रोगों का नाश होता है, दमा, कोढ़, कफ रोग या ये सारे सारे ही आ रहे हैं सर, बट कोढ़ रोग के लिए कुछ स्पेशल मुद्रा होती है क्या? नहीं, एक्चुअली कोढ़ मतलब आपका ये स्किन डिजीज के अंदर ही आते हैं ना। हाँ वही ना, वाइट डिजीज आ जाते हैं। कोढ़ मतलब जो कुष्ठ नहीं होती है, कुष्ठ रोग जो होती है, और कुष्ठ रोग के बहुत सारे मतलब आपका बहुत वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह का नहीं होता। पहले इसको लाइलाज माना जाता था, लेकिन अब इसका इलाज संभव है, लेकिन तब भी अब भी बहुत ज़्यादा मतलब आपका चैलेंजिंग मतलब अब इलाज संभव है, लेकिन तब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इन्होंने कहा था कि विभिन्न मुद्राओं के अभ्यास से आपका दमा, कोढ़, कफ रोग इनका सबका नाश हो सकता है। जब आप मुद्रा विज्ञान को बहुत विस्तार से पढ़ोगे, आपका बहुत तरह की मुद्राएं होती है, उसमें आप सब जानोगे, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मुद्रा विज्ञान बहुत विस्तार है, और आसन से भी ज़्यादा फल मुद्राओं को मिलती है। और मुद्रा विज्ञान को देखोगे तो मैंने तो मुद्रा विज्ञान मुझे मेरे सिलेबस में था, मैंने बहुत डीप से पढ़ा भी, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जितने भी महापुरुष है उनका एक मुद्रा में बैठते हैं, वो जैसे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ऐसे में बैठते हैं। और मैंने इस चीज़ को अलग तरह से प्रैक्टिकल किया, बहुत इजी प्रैक्टिकल, आप सब कर सकते हो। किसी को अपना फ़ोन थमा दो, ऐसे हम लोग सेल्फी लेते ही रहते हैं ना, इस काम को एक अच्छे काम के लिए करके देखो। आप सब इसमें पद्मासन में बैठ जाओ, आप ऐसे अपना मतलब ऐसे नॉर्मल कंडीशन में एक आपका सेल्फी लेकर देखो आपका चेहरा कैसा दिखता है, और फिर आप खुद ही जो है पद्मासन में बैठ जाओ। एक आपका दोनों आपके भौहों के बीच में एक चंदन का टीका लगा लो और मुद्रा लगा लो, ज्ञान मुद्रा लगा लो, और किसी को बोलो कि सेल्फी खींचने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए पूरा कंप्लीटली। इसके बाद आप दोनों फोटो को खुद मिलाओ, आप खुद महसूस कर जाओगे
कि जिस समय आपने मुद्रा लगा करके ज्ञान मुद्रा में और जो चंदन का टीका लगा के आपने जो आपने फोटो खींचा, आपके चेहरे का ऑरा कैसा था, आपका चेहरे में क्या आता था, देखोगे कितना ज़्यादा चेहरे में आपका जो अंतर मिल जाएगा, एकदम शांत लगेगा और एक आपका स्पिरिचुअल ऑरा आपको खुद महसूस हो जाएगा। वही चीज़ आप बिना मुद्रा के ऐसे नॉर्मल फोटो लेके देखो, आपका चेहरा आप खुद ही अंदर कर पाओगे। मैंने ये सब चीज़ें बहुत किया जब मैंने इसका पूरा साइंस को पढ़ा था और डिटेल में जब समझा था, तो इस चीज़ को मैंने नोटिस किया। और जितने भी बड़े बड़े जो महापुरुष है उनका एक मुद्रा होती है। और दूसरे जिसको मैंने नोटिस किया कि जब हम बहुत कठिन समय में होते हैं, जैसे मान लो कि हम जब बहुत चिंतित होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, एक मुद्रा में ही बैठते हैं, अपने सर पे हाथ रख के बैठते हैं ना अक्सर। और लोगों से अगर कोई ऐसा बैठता है तो हम पूछते हैं भाई क्या हो गया, क्यों दुखी हो। एक्चुअली क्या होता है, ये सारे हमारे मुद्राएं होती है। और उस समय फिर आप जब मैंने उसको बहुत विस्तार से हमने पढ़ा, ये आपका जो हमारे शरीर के जो अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, इस पॉइंट्स में देखा जब मैंने मर्मा पॉइंट के तत्व के बारे में, तो मैंने ये पाया कि जिस समय कुछ खास मर्मा पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको दबाने के बाद आपके अंदर के डिप्रेशन को क्या करता है, कम कर देता है। और जब लोग एक जिसको कुछ भी नहीं पता, मतलब साइंस के बारे में, योग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो दुखी है, डिप्रेशन में है, तो मैंने नोटिस किया कि वो अपने किस जगह हाथ रखता है। जिस जगह पे हाथ रखता है, मैंने ये देखा कि एक्चुअली साइंस में क्या बताया गया, हमने जब मर्म विज्ञान को पढ़ा, उस जगह पे एक पॉइंट होती है खास विशेष प्रकार के, उसको पता भी नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट अपने आप बॉडी से अपने आप चलती रहती है, उस जगह को दबाता रहता है अपने आप ही, और कुछ देर बाद क्या होती है, उसको आराम मिलता है, फिर उस पोजीशन से बाहर निकल आता है। तो ये दिखाता है कि मुद्रा जो है कितने इफेक्ट होता है। और शरीर का अंदर ही एक आपका हीलिंग मैकेनिज्म होता है कि हमें नहीं पता होता है, अपने आप ही हमारा हाथ उस जगह जाती है जहाँ पे जाने पे उस जगह की जो परेशानी आपका ठीक हो जाए, रिलीज हो जाए। तो इस तरह से मुद्राएं जो बहुत ज़्यादा असर करता है, इसलिए आप बोलता हूँ कि आप ज्ञान मुद्रा हमेशा लगा के रखो, बहुत अच्छा होता है। और हमारे पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा, अगर आप रियल लाइफ में करोगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी बहुत अच्छे हमारे सार्थक होगा। घेरन के अनुसार सूर्यभेद प्राणायाम निम्न के उपचार के लिए उपयोगी होता है: बात दोष, निम्न रक्तचाप, बांझपन या उपयुक्त सारे। घेरन मुनि के अनुसार जी सर। अभी सूर्यभेद प्राणायाम से क्या होती है आपका सभी के लिए? सभी अक्सर वात दोष तो रहता ही है, निम्न रक्तचाप के लिए। हाँ, बांझपन। और जानते हो कि वात दोष कब होती है? वात का जो दोष होती है, जो आपका जो ओल्ड एज होते हैं ना, जब अब जो आपका मतलब जो 40 के बाद जो लोग होते हैं, 40-50 के बाद, उनके बात के प्रभाव ज़्यादा होती है, 50 के बाद तो ज़्यादा होती है। और बात का एक समय होता है, सुबह का टाइम जो होता है बात का होता है। इसलिए देखो तो सुबह में अगर आपने ज़्यादा, सुबह का टाइम ज़्यादा होता है और ठंड ज़्यादा होता है, इसलिए अगर एसी में अगर आप सोए होगे, या बहुत ज़्यादा अगर आपने फैन वैन चला के सोए होगे, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठते हो, अगर आप 7-8 बजे के बाद उठते हो, तो आप देखना बॉडी में एक जकड़न सा लगता है, खासकर कमर में दर्द होता है, क्योंकि ये समय भी क्या होता है, सुबह का समय आपका जो होता है वो बात का होता है। और अगर आप हवा ज़्यादा चलाओगे तो बॉडी में क्या होती है, वायु का संचरण ज़्यादा होता है, और बात से क्या होती है, 80 तरह की बीमारियाँ होती है, 80 तरह के। और अगर ये एजेड लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए 50 के प्लस के जो लोग होते हैं, तो उनका समय भी बात के ही समय आता है, इसलिए उनकी बीमारियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि बात से क्या होती है, 80 तरह की बीमारी होती है। इसलिए अगर आप देखते हो कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर जाग जाते हो और अगर आसन करते हो तो बात आप पे ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो देखना कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि प्रिकॉशन लेने का समय आ गया है। और बात से बचने के लिए बहुत अच्छा होता है कि मेथी, सौंफ, मेथी आप उसमें एक मेथी का लेते हैं, हल्दी लेते हैं, और आपका सॉल्ट कहते हैं, मतलब अदरक का जो पिसा हुआ पाउडर होते हैं, ये तीनों का इक्वल मात्रा में अगर मिश्रण ले लेंगे, उसको उपयोग करेंगे तो बात के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी हम जब चिकित्सा में आगे पढ़ेंगे तो हम बहुत विस्तार से बताएंगे। नेचुरोपैथी में से बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप बात को ठीक कर सकते हो। तो ये क्या होती है आपका गिरन संकेत के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम से निम्न के उपचार में उपयोगी होता है, किसमें? बांझपन में भी, वात दोष में भी, तो क्या होगा, निम्न रक्तचाप में भी, तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गिरन मुनि के अनुसार सूर्यभेद प्राणायाम से शरीर में चयापचय क्या होती है? कम होती है, वृद्धि होती है, या आपका अनियमितता होती है,
या शिथिलता होती है? सर वृद्धि होती है। श्योर, और वृद्धि होती है। हाँ जी सर। तो मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? वृद्धि होती है। वृद्धि। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार सूर्य भेद प्राणायाम से दूर नहीं होता। आलस्य, आशावादी दृष्टिकोण, नकारात्मक विचार या अवसाद? सूर्योदय समय नहीं होता बोले ना सर, आशावादी दृष्टिकोण सर। एग्जैक्टली, बहुत घुमा के प्रश्न पूछा गया था। आशावादी दृष्टिकोण बनता है तो दूर नहीं क्यों हो जाएगा? हाँ जी सर। दूर नहीं होता। यस। यही घुमा के पूछते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। घिरन मुनि के अनुसार सूर्य भेद प्राणायाम से चयापचय हो जाता है। अति मंद, मंद, तीव्र या मध्यम? तो वही है ना क्वेश्चन, तीव्र ही आएगा ना, वृद्धि या ना तीव्र, ऊपर वाले। तीव्र। यस तीव्र। क्या हो जाएगा आपका? तीव्र हो जाएगा। तीव्र। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार सूर्य भेद प्राणायाम करना चाहिए गर्मी में, सर्दी में, लू में, उपयुक्त में से कोई नहीं? सर्दी में। बिल्कुल। सर्दी में। कभी भी गलती से भी कुछ और मत देना, नहीं तो फिर लोग हंसने लग जाएंगे जानने वाले। घिरन मुनि के अनुसार उज्जाई प्राणायाम द्वारा क्या होता है? मन शांत होता है, तन स्वस्थ होता है, तापमान में वृद्धि होता है या उपयुक्त सभी? तो सभी होगा। नंबर तो पूरा लाओगे आप लोग। वेरी वेरी गुड। 130। घिरन मुनि के अनुसार शीतली प्राणायाम लाभकारी होता है अजीर्ण में, वात रोग में, कफ रोग में, उपयुक्त सभी? सभी में। याद रखना, यहाँ पे उपयुक्त सभी मिल रही है, लेकिन एग्जाम में जरूर नहीं कि उपयुक्त सभी मिलेगा, इसलिए बहुत सोच समझ के आंसर देना। घिरन मुनि के अनुसार तीन मिले। वहाँ पे तो हो सकता है कि यही ऑप्शन चेंज कर दे, उपयुक्त सभी वाला। घिरन मुनि के अनुसार शीतली प्राणायाम से चयापचय क्या हो जाता है? मंद, तीव्र, मध्यम या अति तीव्र? सर गर्मी में तो शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा होता है ना, मंद तो होगा, होता तो है। अति तीव्र लिख सकते हैं। तीव्र मंद हो जाता है। मंद हो जाता है। हाँ। भस्त्रिका प्राणायाम के अनुसार कई भस्त्रिका प्राणायाम छह दूर बजे करता बंद है। हो जाता है, लेकिन फिर 6 बजे मतलब सिर्फ ना। हाँ, मेटाबॉलिज्म जो होती है, आप मेटाबॉलिज्म के बारे में जब आपको जो ऐसा नहीं होता कि हर जगह तीव्र ही हमारे लाभप्रद होती है। कुछ केसेस ऐसी होती है जहाँ पे मंद होना लाभप्रद होती है। आप पूरा विस्तार से पढ़ना, मैकेनिज्म को स्टडीज करना इसको। कुछ जगह ऐसे भी होती है जहाँ पे मंद होना हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद होती है। आप देखना, पूरा पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर पूरा क्लास करूँगा तो एक एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे होती है कुछ केसेस में। भस्त्रिका प्राणायाम दूर करता है वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, ये सारे? सभी। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? अभी बताया था ना, भस्त्रिका ऐसा प्राणायाम है जो आपको त्रिदोष का नाश करता है, तो क्या होगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भस्त्रिका प्राणायाम निम्न तंत्र से, भस्त्रिका प्राणायाम से निम्न तंत्र क्या होती है? स्वस्थ होता है, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, सभी। सभी। भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होती है? पाचन भी होती है, श्वसन भी होती है, रक्त परिसंचरण। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़ों में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घटती है, बढ़ती है, जमा होती है, अनिश्चित? वाइस ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि आवाज आ रही मेरा? भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड घटती है, बढ़ती है। ऑप्शन ए है घटती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन सी है जमा होती है, ऑप्शन डी है अनिश्चित। सर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो घटती है सर। वेरी गुड जी। अगला क्वेश्चन, भस्त्रिका प्राणायाम से तंत्रिका तंत्र क्या होती है? शांत, असंतुलित, शक्तिशाली, ये सारे? तो असंतुलित नहीं, संतुलित है। हाँ, संतुलित, सॉरी। भस्त्रिका प्राणायाम से तंत्रिका तंत्र क्या होती है? संतुलित, शांत, शक्तिशाली, सारे हो जाएंगे।
उपयुक्त सभी। भस्त्रिका प्राणायाम स्फूर्ति प्रदान करता है मन को, प्राण को, शरीर को, या ये उपयुक्त सभी। सभी को। बिल्कुल। अगला सर क्वेश्चन। सभी। बिल्कुल। भस्त्रिका प्राणायाम से तंत्रिका तंत्र निम्न तरंगों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, उच्च, दिव्य, सूक्ष्म, या उपयुक्त सभी। सभी तरंगों में। बिल्कुल। सभी अगला क्वेश्चन। भस्त्रिका प्राणायाम उच्च कोटि का अभ्यास निम्न में उपयोगी होती है, फोड़े में, फुंसी में, अधिकांश चर्म रोगों में, या अल्सर में। अधिकांश लोगों में। वेरी गुड। अच्छा। भ्रामरी प्राणायाम दूर करता है, क्या करता है? क्रोध, चिंता, अनिद्रा, ये सभी। सारे। बहुत अच्छा। सभी। अब एग्जाम में भी ऐसा ऐसा करके आना चाहिए, और मुझे वो सबका नंबर चाहिए, क्योंकि जितने लोग बोल रहे हो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब वहाँ पे बहुत अच्छा करके आओगे। तो सभी में आंसर आ जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। अच्छा, अगर दोनों ऑप्शन सही होगा तो ये तो हो ही जाएंगे, वरना आप लोग ऐसे भी आप लोग लॉजिकल बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे पता है कल निकाल लोगे। भ्रामरी प्राण, इसलिए तो सेकंड पेपर को ज़्यादा करा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पेपर में आपको 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन में हम ज़्यादा करा सकते हैं, इसलिए हम अभी सेकंड पेपर को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हम फर्स्ट पेपर को अगर टाइम जितना मिलेगा इसको भी करेंगे। मूर्छा प्राणायाम निम्न में वर्जित होता है, किसमें? तो ऊपर का क्वेश्चन अच्छा। छूट गया। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, बैठकर, कान संक्रमण में, शल्य चिकित्सा के पश्चात, गले के रोगों में। सर कान। बहुत अच्छा, क्योंकि कान को कान संक्रमण में। है ना। मूर्छा प्राणायाम निम्न में वर्जित होता है, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मस्तिष्क या चोट, ये सारे। सभी। मूर्छा प्राणायाम बहुत कंडीशन होते हैं, सबके लिए नॉर्मली बहुत सी चीज़ें देखने पड़ते हैं, उसके लिए ध्यान बहुत इसकी जरूरत होती है। ध्यान का प्रभाव होता है शारीरिक, मानसिक, मनोशारीरिक, या इनमें से कोई नहीं। मनोशारीरिक। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन। ध्यान के द्वारा चेतना का क्या होती है? बहिर्मुखीकरण, अंतर्मुखीकरण, उपभोग, या अनुपयोग। अंतर्मुखीकरण। अंतर्मुखी। बहुत अच्छा। ध्यान से निम्न रोगों का उपचार संभव है, तनाव, मानसिक तनाव, दबाव, ईर्ष्या, उपयुक्त सभी। सभी। अगला क्वेश्चन। ध्यान का परिणाम नहीं है, आपको बतानी है कौन सी? शारीरिक शिथिलता, उद्वेग एवं संवेग, मानसिक शिथिलता, या सकारात्मकता। ध्यान का परिणाम नहीं है। हाँ जी। उद्वेग एवं संवेग। बेहद अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान के अभ्यास से चयापचय क्या होती है? स्वल्प, लयबद्ध, या अति सक्रिय, या तीव्र, या अनियमित। लयबद्ध। बिल्कुल सही है। क्या होता है? देखो हम क्या बोल रहे थे, कई जगह पे बहुत लाभदायक होता है ना। चयापचय क्या हो रही है? जब ध्यान लगाते हो तो स्वल्प हो जाती है, कम हो जाती है, हाँ। और लयबद्ध हो जाती है, शांत हो जाती है। हाँ। तो उस समय हम पढ़ाएंगे आपको कि जब हम लगाते हैं ध्यान तो आपका ये जब अल्प होती है तो हमारे लिए जीवन के लिए कैसे वो लाभदायक होती है। नॉर्मली क्या लगता है हमें कि चयापचय अगर अच्छा होगा तो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन जब ध्यान होती है उस समय कम हो जाती है, और उसका पूरा एक साइंटिफिक पूरा मैकेनिज्म है कि उसके हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा लाभदायक कैसे होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। ध्यान के अभी तो इन सब पे बहुत लंबी लंबी क्लास चलेगी, इन सब सारे टॉपिक पे थ्योरी क्लास चलेगी बहुत ज़्यादा। इसके बाद ध्यान के अभ्यास से अनुकंपी परा, जो नवंबर दिसंबर के लिए जो एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, हर एक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे सारा चीज़। ध्यान के अभ्यास से अनुकंपी नाड़ी तंत्र की उत्तेजना क्या होती है? अनियंत्रित, तीव्र, शांत, या अशांत। शांत। शांत। क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। वेरी वेरी गुड। मार्गदर्शन निम्न हेतु उपयोगी होता है, नकारात्मकता संशोधन में, निहित शक्तियों के विकास में, वातावरण से सामंजस्य में, उपयुक्त सभी। पर सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन छूट गया है क्या? मार्गदर्शन निम्न हेतु कौन सा? वही तो पूछा अभी सर ने। मार्गदर्शन निम्न हेतु उपयोगी है, नकारात्मकता संशोधन में, निहित शक्तियों के विकास में, वातावरण से सामंजस्य में, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा।
यौगिक परामर्श द्वारा संभव है, वातावरण से समायोजन, विवेकपूर्ण निर्णय, आध्यात्मिकता, ये उपयुक्त सभी। सर इसमें भी सभी आएगा। बिल्कुल। राइनाइटिस के उपचार के लिए के हेतु उपयोगी योगाभ्यास क्या होती है? नेति कर्म, सुखासन, सूर्य नमस्कार या पद्मासन? इसका संबंध आपका नेति कर्म होती है। नेति कर। अगला क्वेश्चन, साइनोसाइटिस के उपचार हेतु उपयोगी योगाभ्यास कौन सी है? सुखासन, सूर्य नमस्कार, नेति कर्म या पद्मासन? नेति कर। इसमें भी नेति कर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस के उपचार हेतु उपयोगी योगाभ्यास क्या है? नेति कर्म, सूर्य नमस्कार, शक्ति बंध समूह वाले आसन या ये सारे? तो सभी। सर सभी आएगा। बिल्कुल सही है। राजक्षमा, ये इसको टीबी कहते हैं। राजक्षमा के उपचार हेतु उपयोगी योगाभ्यास क्या है? योग निद्रा, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम या उपयुक्त सभी? सभी। यहाँ जो ऑप्शन तो दिया सूर्य है, नमस्कार सही होता है क्या? यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार, क्योंकि योग निद्रा भी हेल्पफुल होता है, अनुलोम विलोम भी हेल्पफुल होता तो है। अनुलोम विलोम भी होता है, पर सूर्य नमस्कार का नहीं पता। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को, क्योंकि अगर दो को ले गए तो योग दो को तो ले नहीं सकते, ऊपर सभी लेने पड़ेंगे। योग निद्रा तो होता है क्योंकि योग निद्रा से आपको हेल्प मिलती है। अनुलोम विलोम से भी हेल्प मिलती है क्योंकि इसमें आपका जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है लंग के अंदर, तो ये रिसर्च में पाई गई है कि लेस ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीज। तो जितने कम ऑक्सीजन रहेगा उतने क्या होती है, आपका बैक्टीरिया उतनी ज़्यादा ग्रो करता है। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हो और अगर ऑक्सीजन युक्त हवा के साथ करते हो तो आपका बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। अब जैसे मान लो 2 एप्पल ले लो, एक एप्पल को प्लास्टिक में आप बंद करके रख दो और दूसरे एप्पल को आप जो खुला छोड़ दो। 7 दिन बाद देखो, जो एप्पल आपने प्लास्टिक में पॉलीथीन में बंद करके छोड़ा था आपने, वो सड़ गया होगा, उसका आपको सड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन जो अगर एप्पल आपने हवा में रखा था वो सूख गया होगा लेकिन सड़ा नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन मिलता गया, तो कीटाणु का जो आपका बैक्टीरिया होती है उसका अटैक कम असर हुआ। तो उसी तरह से जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम सफिशिएंट ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ करने का जो आपका जो रेट होती है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए क्या होता है, आपको ये हेल्पफुल होता है। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, योग निद्रा में भी यही चीज़ होती है, और जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार का भी बहुत से आपका पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट ही करेंगे तो भी होगा। सूर्य नमस्कार में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आप स्लो मोशन में करो अगर करते हो तो उसमें भी कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसमें क्या होती है, आपका जब आप बैक की तरफ जाते हो और कुछ क्रियाएँ करते हो, हालांकि रेकमेंड करना नहीं करना डिपेंड करता है कि पेशेंट पे। अगर पेशेंट के पास शक्ति नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग देखने पड़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है और 2 ऑप्शन का हम अगर करेक्ट होता है तो हमें लेने पड़ते कि उपयुक्त सभी, क्योंकि कुछ पोस्चर आपका डिपेंड करता है आपका कि स्टेज कौन सी है। किसी को अगर टीबी है तो टीबी का कौन सा स्टेज है, उन सब पे बहुत सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है। ऑप्शन के तौर पे हम यहाँ ले लेंगे उपयुक्त सभी, लेकिन रियल लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें हमें देख के तब बतानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपका जो है टीबी के उपचार के साथ हमें यहाँ पे कहीं भी हमको षटकर्म का कोई उसमें उल्लेख नहीं है ऑप्शन में, लेकिन अगर किसी को टीबी होता है तो उनके कंडीशंस का एनालिसिस करके फिर जो स्पेशलिस्ट जो आपका जो योग के क्षेत्र में हो या आपका डॉक्टर हो, वो डिसाइड करते हैं कि उनको आपका षटक्रिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग सारा डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन में हम चूज़ कर देंगे, लेकिन रियल लाइफ में हमें सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने पड़ते हैं। उच्च रक्तचाप में निम्न प्राणायाम का अभ्यास उपयोगी है, कौन सा? नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, ये उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। निम्न रक्तचाप में उपयोगी प्राणायाम कौन सी होती है? शीतली, शीतकारी, सूर्यभेदी या उपयुक्त में से कोई नहीं? सूर्यभेदी। अब तो आप लोग को भूलोगे नहीं, एग्जाम में कराएंगे तो कर दोगे। यदि किसी को हृदय रोग हो तो उसे निम्न अभ्यास करना चाहिए, कौन सा? शवासन, योग, अनुलोम विलोम, तो क्या सभी हो जाते हैं। अनुलोम विलोम बहुत हेल्प करता है, मैंने खुद देखा है बहुत लोगों में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा।
कैसे करता है पूरा मैकेनिज्म अभी तो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया कि ऑक्सीजन इंटेक करेंगे तो उसके ऊपर सारा चीज़ें, लेकिन बहुत विस्तार से बताऊंगा आपको कि अनुलोम विलोम किस तरह काम करता है। बहुत ज़्यादा काम करता है, खाली रोगियों पर ही नहीं, जो उद्दंड टाइप के, जो इस तरह के जो आपको जो असहिष्णुता टाइप के लोग होते हैं, जो जिनका मतलब जिसमें तमोगुण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, उनको भी मैंने करा के देखा है अनुलोम विलोम, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अनुलोम विलोम से बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये कैसे फ़र्क पड़ता है इसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा एनाटॉमी के एंगल से, मतलब हमारी जो ग्रंथियाँ कैसे काम करती है, ग्लैंड में किस तरह से सिक्रेशन होती है, किस तरह से अनुलोम विलोम जाकर काम करता है, सब चीज़ें बताऊँगा। अस्थमा के रोगी के लिए उपयोगी क्या होती है? योग निद्रा, ध्यान, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सारे सर सभी बिल्कुल सही। अस्थमा के रोगी को भोजन नहीं करना चाहिए, कैसा? अर्ध तरल, गरिष्ठ, सुपाच्य या सात्विक? गरिष्ठ। ऐसे तो गरिष्ठ भोजन नॉर्मल लोगों को भी लिए जितना कम कर सके उतना ही अच्छा है, लेकिन अस्थमा के लोगों के लिए एकदम नहीं करना चाहिए। मधुमेह के रोगी हेतु उपयोगी योगाभ्यास क्या होती है? वस्त्र धौती, वमन धौती, कपाल भाती, ये सारे सभी आएगा सर। बिल्कुल सही। मधुमेह के रोगी हेतु उपयोगी आसन है अर्ध मत्स्यासन, भुजंगासन, शशांकासन, उपयुक्त सभी मधुमेह के रोगी को करना चाहिए नाड़ीशोधन, या प्राणायाम या कपालभाति, भ्रामरी, या ये सारे सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो मधुमेह के रोगी को क्या करना चाहिए? नाड़ीशोधन भी और प्राणायाम भी, कपालभाति, भ्रामरी, कपालभाति, इसलिए उपयुक्त सारे। अभी हम यहाँ तक रख रहे हैं, हमें करीब इतना ही जितना हमने किया, उससे भी और भी ज़्यादा हमें आधा भी हमारा नहीं हुआ अभी इस स्लाइड के। तो हम अगले सेशन में इसको और कोशिश करेंगे और ज़्यादा थोड़ी सी लंबी क्लास करके इसको ख़त्म करने की। और आप लोग इसको अच्छे से, इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, बहुत अच्छे से आप इसको रिवीजन करेंगे। और आप, मुझे लगता है कि आप लोगों का ये सेशन अच्छी तैयारी है। और फिर हम यूनिट 10 ले लेंगे, लास्ट वाला यूनिट जो है, तो फिर आप लोगों का ऑलमोस्ट आपका सारा चीज़ें अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे मान लो कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि आपका लोगों का कि बहुत सी चीज़ों का संबंध हमारा डाइजेशन सिस्टम से संबंधित होती है। जैसे आपका पेट साफ ना होना, ये सब चीज़ों से, जैसे गरिष्ठ भोजन से बात सामने आई। गरिष्ठ भोजन हम जब भी करते हैं तो हमारे ये डाइजेशन के संबंध आपका दिक्कतें सामने आती है। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि अगर हम आम लोगों को बोलेंगे कि आप गरिष्ठ भोजन करो ही नहीं, तो आज के दिन में सब कोई उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई तरह की जीवन शैली ऐसी है कि गरिष्ठ भोजन हम कर लेते हैं। लेकिन हफ्ते में अगर 2 या 3 दिन अगर आप मोटा अनाज जो मिलेट्स होती है उसका अगर उपयोग करोगे, तो उसमें क्या होती है कि जैसे गेहूँ, आपका ज्वार बाजरा इत्यादि जो होती है, तो दलिया इसके साथ ज्वार बाजरा इत्यादि, तो उससे क्या करता है कि इतने ज़्यादा आपका रफेज फाइबर्स इतने बनती है कि हफ्ते में अगर आप मान लो कि अगर 2-3 दिन अपने आप कर लिया और थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन खा भी लिया, तो आपके पेट को क्या नेचुरल तरीके से साफ कर देता है वो। तो उससे क्या होती है कि आप इससे मतलब वो इकट्ठा नहीं होगा, पेट के अंदर जो इकट्ठा होकर जो सड़ जाता है मल इत्यादि, उसके बाद जो बीमारियां पैदा होती है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है। हर हफ्ते अगर आप 2 दिन 3 दिन अगर आप इसमें ये लेते हो, आपका मोटा अनाज लेते हो, मिलेट्स का आप भोजन करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका पेट रेगुलर आपका साफ भी रहेगा। हर हफ्ते मतलब एवरेज आपका निकल जाएगा पूरा। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक उसमें आपका, उसके बाद आप आसन प्राणायाम जो भी करना चाहोगे, क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो हम कर भी नहीं पाते, चाहे कुछ भी कर लो, आसन प्राणायाम या कुछ भी करना चाहो, हो नहीं पाता ठीक से। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत लाभ मिलती है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि फिर आपका गरिष्ठ भोजन खाने का जो इच्छा होती है, जैसे आपका नॉनवेज जो लोग खाते हैं, नॉनवेज इत्यादि या बाकी सब चीज़ें भी, फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा वगैरह जो भी खाते हैं, मैदा वगैरह, ये सब हमारे खाने की जो इच्छा होती है, एक होती है शमन, एक होती दमन। तो दमन मतलब क्या, जबरदस्ती दबा देते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करता, कितना दिन दबाओगे आप, वो आप खा ही लेते हो। लेकिन एक होती है शमन। शमन का मतलब क्या होती है, आपका इच्छा ही नहीं होता। जैसे अगर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो अगर मार्केट में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, नॉनवेज अगर सामने भी रहेगा वो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका अंदर वो डिज़ायर ही नहीं है। सेम तरह से
अगर लेकिन जिसको नॉनवेज खाने वाले को अगर हम बोले कि मत खाओ, तो वो बार बार देखेंगे कि वो दबा रहे हैं, लेकिन नहीं खाना, लेकिन उनको इच्छा बहुत है, तो वो ज़्यादा दिन तक आपका मतलब वर्क नहीं करता। लेकिन जब समन हो जाती है तो अपने आप ही आप जाते नहीं हो। तो जैसे जैसे आप इस तरह के भोजन लेते हो, धीरे धीरे क्या होती है, समन हो जाती है और आप योग के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाते हो। ये लाइफस्टाइल जो डिजीज़ आजकल जितनी ज़्यादा जो आपका मतलब लोगों जो परेशान होते हैं, और इससे आपका 100 तरह की बीमारी और फैलती है, इससे बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्योंकि हम इसी से के संबंध में तुम्हारा ये पूरा था, ये जो यूनिट था हमारा चिकित्सीय योग। तो चिकित्सीय योग में आहार सबसे बड़ी चीज़ होती है। मिताहार के बारे में हर जगह बताई जाती है, सारे योग के ग्रंथ में। और अगर डॉक्टर के पास भी जाओगे, एलोपैथी डॉक्टर के पास, तो जो भी बीमारी होती है उसके लिए पहले आहार पर ही कंट्रोल करता है। किसी को अगर मान लो कि यूरिक एसिड हो गया तो प्रोटीन वाले सारा खाना बंद कर देते हैं, तो क्या हुआ, वो आहार पर ही सबसे पहले काम करते हैं। किसी को डायबिटीज़ हो गया तो 100 तरह की चीज़ें बंद कर देते हैं, चावल नहीं खाओगे, आलू नहीं खाओगे, सब चीज़ खाने पर ही करते हैं वो। तो किसी भी विधि में जाएंगे, किसी भी पैथी में जाएंगे, सब कोई खाने पर ही काम करेंगे। तो अच्छा है कि हम पहले खुद ही कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम अगर ऐसे मिलेट्स और मतलब मोटा अनाज खाएंगे 2-3 दिन हफ्ते में, बाकी अपना डाइट जो खाते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होता जाएगा। और हम चिकित्सीय योग को एक्चुअली अपने रियल लाइफ में, अपने खुद के अंदर भी और फिर दूसरे के साथ भी हम कवर कर पाएंगे। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।